अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको? वालेकुम जी, आवाज आ रही है। ओह गुड। अच्छा, अभी तक 11 पार्टिसिपेंट्स हैं यार। शायद मैंने वेट ज़्यादा करवा दिया आप लोगों से। गायब भी हो गए हैं सब। 11 पार्टिसिपेंट 20-25 ना होना तो मज़ा नहीं आता। सुनाई कैसे चल रही हैं क्लासेस? क्लासेस तो अच्छी जा रही हैं, बस पिछला दो लेक्चर मैंने आपके रिकॉर्डेड सुने। सैटरडे संडे को हमारा नेट नहीं था इस्लामाबाद था, ओहो लेकिन हो। खराब हुआ था वो। एक तो गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ था, दूसरा है कि वाईफाई सिर्फ चल रहा था, डाटा नहीं चल रहा था। ठीक है, सर ये पाकिस्तान में सही काम है, नेट ऑफ हो जाता है। नेट बंद कर देते हैं इधर इस्लामाबाद में, बस कोई ना कोई रोल आउट। एंड अच्छा, मॉर्निंग का सेशन तो आप लोगों के लिए इतना नहीं समझ आया होगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा करंट बैच के लिए। हाँ, वैसे बड़ी हाँ डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है कि पिछले वाले बैच के जो लोग थे, जिन्होंने तमाम चीज़ें पढ़ी हैं, उनको ना स्मॉल बिज़नेस रिलीफ याद है, ना रीस्ट्रक्चरिंग रिलीफ याद है, ना उनको मल्टीनेशनल एंटरप्राइज़ का पार्ट होना याद है। बंदा पढ़ाए क्या? मीन सर। अब मैं आपको जब रिटर्न पढ़ाऊँगा, आपको अगर ये नहीं याद कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या है, या अगर आपको इवन के वो जो कंपनी सेटअप से रिलेटेड लेक्चर थे, वो भूल जाते हैं, तो आपको फिर आगे क्या समझ आएगा? सो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, कनेक्टिविटी, कंसिस्टेंसी। और ये जो लाइव लेक्चर होता है ना, ये आपकी पोस्टपोन करना किसी चीज़ को ख़त्म करता है। यानी आपको ये पता है कि चलो 7:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक क्लास होनी है, आप 7:30 पे रेडी होके बैठ जाते हैं। जब आप कहते हैं ना कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद है, जब होगा, तो हमारा जो माइंडसेट है वो इस तरह का होता है कि ठीक है, लेक्चर अवेलेबल है। कोई टाइम प्रेशर नहीं है, डेडलाइन प्रेशर नहीं है, वो फिर पोस्टपोन करते रहते हैं। होता ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता लेक्चर काफ़ी सारे जमा हो जाते हैं, वो फिर ना सुनने का दिल करता है, मिस हो जाता है। क्योंकि मुझे अपना एक्सपीरियंस है कि मेरे काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी हैं, जिन्होंने लेक्चर लिए, बाय किए इंस्टीट्यूट से, और उसके बाद उन्होंने शायद 2 या 3 क्लासेस ली हों, उसके बाद कभी नहीं ली होंगी। तो कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शुरू करना, उसके बाद उसको जारी रखना। समझता हूँ जिनका जिनका वैट का कॉर्पोरेट का कोई ना कोई मामला चल रहा है किसी न किसी एंगल से, तो उनको तो उस चीज़ का बहुत फायदा हुआ है। मेरी तो ख्वाहिश थी कि आप जो बाकी उसके अंदर थे ना, वो स्टेप थे, वो भी एक दफ़ा दिखा देते एटलीस्ट, ताकि एक दफ़ा गुजर जाता। तो हम जब यहाँ पढ़ेंगे चीज़ों को, तो हमें कम से कम, जैसे क्वालिफाइंग इनकम वाली बात आई, उसमें एक दो चीज़ें और भी आई, तो जब हम इस तरफ पढ़ेंगे तो हम रिलेट कर सकेंगे उसको। अच्छा, जो चीज़ें थोड़ी टेक्निकल है ना, वो सिर्फ पहली 3 ही थी। इससे अगले अब अकाउंट्स को तो रहने दें, बाकी रिलीज़ वाली जो चीज़ें हैं, इस उस लेक्चर को एक दफ़ा देख लाज़मी लीजिएगा। अगले स्टेप कौन-कौन से हैं। प्रॉब्लम ये होता है ना कि मैं सबको पढ़ा रहा होता हूँ, 7-8 को पार्टिसिपेंट को, 7-8 बैचेज़ को इकट्ठा। और मेरे लिए वैसे बताऊँ कि बड़ी एक डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन थी कि यार, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन थी कि आगे 20 बच्चे बैठे हुए हैं, उनको कोई नहीं समझ आ रहा। बहरहाल एक लेक्चर की पोस्ट पे आके ना ये वाली चीज़ें डिसअपॉइंट करती हैं। ओके, लास्ट क्लासेस में आपका कोई क्वेश्चन? लास्ट क्लास में क्या सर, एक पढ़ा था जो हमने? रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के जो दो लेक्चर थे लास्ट क्लास वाले, इसमें ये मकसद, इनका मकसद सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए है? नहीं, जी जी मतलब जी। ये कि कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए कि कोई नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट है, जो नॉन रेजिडेंट है वो सिर्फ यूएई सोर्स पे टैक्स देगा, और जी मतलब नॉन रेजिडेंट जी। और रेजिडेंट की जो टैक्सेशन है, उन दोनों का मतलब कि मकसद क्या है, फायदा और नुकसान, मतलब कि जो पाकिस्तान के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये होता है कि अगर 6 महीने से ऊपर पाकिस्तान से अगर वो बाहर रहा है तो वो नॉन रेजिडेंट है, और वो जो फॉरेन सोर्स इनकम है उस पर वो टैक्स नहीं देता, सिर्फ लोकल इनकम पे टैक्स देता है। मैं तो पाकिस्तान यूएई। से इसको रिलेट नहीं करूँगा एग्जैक्टली। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे इंडिविजुअल टैक्सेशन है, और वहाँ पे एक नेचुरल पर्सन का नंबर ऑफ डेज के स्टे से देखा जाता है। यहाँ पे चूंकि जुडिकल पर्सन, नेशनल पर्सन का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, जरा हट के। यानी यहाँ पे चूंकि इंडिविजुअल की टैक्सेशन तो नहीं है, लिहाजा यहाँ पे वो वाला क्राइटेरिया अप्लाई नहीं हो रहा होता जैसे पाकिस्तान में आप इनकम टैक्स भर रहे होते हैं। हाँ, इंडिविजुअल के लिहाज से इस हद तक ज़रूर मौजूद है कि अगर कोई शख्स 6 मंथ यूएई में रहता है, चाहे वो सिविल इंडिविजुअल ही है, वो यूएई का टैक्स रेजिडेंट है। वो इंडिविजुअल नेशनल पर्सन भी यूएई का टैक्स रेजिडेंट है, लेकिन यूएई में इनकम टैक्स नहीं है। इसका क्या नतीजा निकलेगा? अगर फ़र्ज़ करें अबू बकर आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं 183 डेज से ज़्यादा,
आप जी पाकिस्तान के टैक्स रेजिडेंट होंगे, जी पाकिस्तान में आपने अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देना है, ऐसे ही है। जी। हाँ जी। अच्छा, अब सवाल सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर आप यूएई में आ जाते हैं, यूएई में जी। इनकम टैक्स नहीं है, लेकिन अगर आप यूएई में 183 डेज से ज्यादा रहते हैं, आप यूएई के टैक्स रेजिडेंट बन जाएंगे और पाकिस्तान की क्या बन जाएंगे? नॉन टैक्स रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, ठीक है। हम्म। अब जनरल रूल यही बनेगा कि आपने यूएई में वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देना है, पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स देना है। और मजे की जी। चीज ये होगी कि यूएई में आप पे टैक्स लगता नहीं है, ठीक है। यानी अच्छा। अंडरलाइन प्रिंसिपल है सही नेचुरल पर्सन के लिए, लेकिन हम्म। इनकम टैक्स नहीं है, सही। जी अच्छा, अब तो हम कॉर्पोरेट टैक्स के लिए पढ़ रहे हैं, उसमें चूंकि ताल्लुक रेजिडेंसी से नहीं है, उसमें कंपनी का पहले हमने पढ़ा कि कंपनी यूएई के टैक्स रेजिडेंट कब होगी? जब वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो या उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हो। और अगर नॉन रेजिडेंट तब होगी जब या तो यहाँ पे उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो, कोई नेक्सस हो या स्टेट सोर्स इनकम कमाता हो। इसका जो हम्म। ताल्लुक है, ये टैक्स रेजिडेंसी इज वेरी हार्ट ऑफ टैक्स। यानी इससे हम ये रूल डिफाइन कर रहे होते हैं कि किसी की टैक्सेशन कहाँ पे लगेगी, किसने कितना टैक्स बिल्कुल। देना है, कौन सी सोर्स इनकम पे यूएई में टैक्स देना है, कौन से पे अमेरिका में टैक्स देना है, कौन सी पे पाकिस्तान में टैक्स देना है। तो हम्म। यहाँ पे जो टैक्स रेजिडेंसी का कॉन्सेप्ट होता है, ये डिटरमिन करता है कि आपने कौन सी इनकम पे टैक्स देना है। हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए भी ताल्लुक है। आपने कहा कि क्या उससे हम सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए है, हाँ वो भी है, लेकिन एक रीज़न, मेन रीज़न ये है कि इससे हम बता सकेंगे कितना टैक्स देना है। जी समीर, अबू बकर, होप दिस ऑल सर सेटिस्फाइज। सर मैं माजूद जी ये समीर। सर माजूद कर रहा हूँ, बॉदर कर रहा हूँ। सर आपको सर वो आपने कहा था कि यूआई मुझे पासपोर्ट भेज दो, तो उसके बाद उसको देखेंगे वो क्या वजह है कि यूआईडी मेरा नंबर ही नहीं आ जी, रहा उसमें। आपका पासपोर्ट अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है। जी। सर दूसरा सर एक सवाल ये था, माजद, कि ये सर आपने कहा था कि इसमें अपनी मार्केटिंग भी शुरू करने का काम। दोबारा मैंने साढ़े अपने आप रीड मैसेज देखे थे, उसमें आपका पड़ा हुआ था। मैंने उसको रीड किया और मैं, समीर दोबारा पूछें प्लीज। सर सॉरी, सर आपने कहा था कि अपनी ना मार्केटिंग भी शुरू कर दें, यानी कि ना एलएलसी फॉर्मेशन की, और सॉरी एलएलसी कह रहा हूँ, यूएई के अंदर कंपनी फॉर्मेशन की। अब इसमें सर ये है कि ये काम स्टार्ट तो कर दिया है। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास आ जाता है कोई फ्री जोन का या किसी ऐसे एरिया का जिसका मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तो मेनलैंड में ही बनानी आपने सर सिखाई है ना, दुबई की। तो उस केस में क्या आप फिर आपसे हेल्प ले सकते हैं सर? जी, हेल्प आप ले सकते हैं, लेकिन आपने मुझे बताना होता है कि ये चीज़ अर्जेंट है। और अर्जेंट में हमेशा ये याद रखें, आपने मुझे ऑडियो मैसेज नहीं करना। अगर किया है तो उसके नीचे लिखते हैं कि ये अर्जेंट है, आपको क्लाइंट बैठा हुआ है मीटिंग में, वरना फिर ठीक। मैं उसको कभी कभार ही सुन सकता हूँ जब टाइम मिलता है। और सर इंशाल्लाह ताला ना आपको मे भी हम अप्रोच करें विद रिस्पेक्ट ब्रांच भी अपनी जो मैदान वाली है ना, इंशाल्लाह ताला अगले वीक में अगर जरूरत पड़ेगी अच्छा, सर। और थोड़ी सी मैं आपको बताऊं सलीम, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने खुद सर्च आउट करनी है और सीखनी है। मिसाल, आपको पता है कितनी सारे 50 के करीब फ्री जोन है। जी सर। मैंने अब बिल फर्ज तमाम 50 के 50 फ्री जोन, आप कहें कि कोई भी बंदा चाहे वो जितना मर्जी एक्सपर्ट हो, 10 साल से चाहे कंपनी सेटअप में बैठा हो, 50 फ्री जोन है। हर फ्री जोन की अपनी अपनी एक्टिविटीज़ हैं, अपना अपना सेटअप है। इसमें आपको थोड़ा सा सर्चिंग करनी पड़ती है, थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ता है, हमेशा रिसर्च करनी पड़ती है। तो फ्री जोन में अगर कंपनी सेटअप का प्रोसेस हो या कॉस्ट हो, तो वो तो बिल्कुल आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कौन सा फ्री जोन बेहतर है, ये आपको कैसे पता चलेगा? बिल्कुल सर, वही जो आपने चीज़ें बताई हैं, प्रेफरेंसेस होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे किसी ने बैंकिंग यूज़ करनी है तो उसको इतना मसला नहीं है, वो उस फ्री जोन को मैदान को कर सकता है, सस्ता पड़ेगा। इसी तरह से अगर मिसाल के तौर पे सर जबल अली वाला है, उसके अंदर ये खूबसूरती है कि वो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर के लिए बहुत बेहतर है, मुनासिब है। फिर सर मतलब हर बंदे का अपना केस है, आप देखें, क्राइटेरिया सामने आपने एनालाइज करना क्लाइंट है। की जेब को देखते हुए तमाम तर फैसला करना होता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा क्रिटिकल डिसीजन होता है। ये इतना बहुत सोच समझ के आपने रिसर्च बहरहाल करनी होती है। वजह पता है क्या है? मैंने खुद कंपनी सेटअप की सर्विसेज जब तक दी हैं, ज़्यादातर मैं दुबई मेनलैंड ही में ऑफर करता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो यूरोप का क्लाइंट है वो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए आता है, इधर कंपनी सेटअप करवा लेता है, उसके बैंक अकाउंट खोल लेता है, उसी में पैसे पड़े रहते हैं। लेकिन अगर आप डिटेल में जाएंगे ना, आपको पता चलेगा कि कंपनी सेटअप की सर्विसेज प्रोवाइड करना क्लाइंट के आगे डिफेंड करते हुए दांतों पसीना आ जाता है। द रीज़न, उसको पता है ना कि अगर मैंने दुबई में 50,000 dirham लगाने लगा हूँ, वो एक आपके पास नहीं आएगा। वो अपनी एक बहुत छोटी सी उसकी निच होगी, उस निच में भी एक इंडस्ट्री होगी, एक खास तरह का आइडिया होगा,
उसको लेके उसने 50 बंदों से डिस्कस किया होगा, खुद जाके इतना सर्च किया होगा। और कई दफ़ा आप जब क्लाइंट के आगे बैठेंगे, बजाय इसके आप क्लाइंट को बता रहे हैं, उल्टा क्लाइंट आपको बता रहा होगा। तो बेहतर ये होता है कि यहाँ पे भी ना किसी हद तक हमें कोलैबोरेट करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अब मैं 50 फी ज़ोन में अपनी ऑडिट फर्म नहीं रजिस्टर करवा सकता। क्या करूँगा? हर किसी की कॉस्ट है। मैं अब कई जगहों पे 10 फी ज़ोन में मैं रजिस्टर करवा लूँगा। मैं अब फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक ऑडिट आ जाता है डीएमसीसी का। अब मुझे ऑडिट रिपोर्ट आउटसोर्स करनी पड़ेगी। ऐसी जगह से किसी ऐसी फर्म से ढूँढना पड़ेगा, कोई ऐसी फर्म ढूँढनी पड़ेगी जो डीएमसीसी में रजिस्टर्ड हो, वहाँ से रिपोर्ट लेके दूँगा। तो ये थोड़ी बहुत आउटसोर्सिंग, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन ये चलती रहती है। मुझसे बहुत सारे पाकिस्तानी फ्रीलांसर इसलिए कोऑर्डिनेट करते हैं क्योंकि वो दुबई में नहीं है। मैं खुद बहुत सारे लोगों से डिफरेंट कंट्रीज़ में कोलैबोरेट करता हूँ। तो ये जो कोलैबोरेशन है ये बहरहाल चलती रहती है। ठीक हो गया सर, थैंक ठीक यू है? सर, बहुत शुक्रिया वेलकम। आपका। ओके। कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा, अभी हमारा टॉपिक था सिटी रजिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन। आप सबके पास लैपटॉप है ना? मैंने एक दफ़ा मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर में कहा भी था हमने सिटी रजिस्ट्रेशन करनी है, कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करनी लैपटॉप है, लैपटॉप। है। ओके। कौन से प्लेटफॉर्म पे? e-services.tax.gov.in पे आप सबने पोर्टल बना लिया था, राइट? यस ई सर्विसेज वो जी। बुकमार्क सेव किया हुआ। फेडरल टैक्स अथॉरिटी। लॉग इन हो जाएं अपने पोर्टल में प्लीज़। ओके। हो गया सर लॉग इन। अब मैं असल में स्टूडेंट्स को ज़रा ग्रुप में मैसेज कर रहा था क्योंकि मुझे थोड़े से पार्टिसिपेंट कम नज़र आए। ओके, हम पढ़ने लगे हैं कॉर्पोरेट टैक्स। ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, जो अभी आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। जी, लॉग इन करने वाली स्क्रीन है। लॉग इन कर लें। ये वाला तमाम प्रोसेस आपको साइन अप करने का बता चुका। यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। जी। जब आप उसमें लॉग इन होते हैं आपको एक हॉरिजॉन्टल किस्म की ये 5 लाइन नज़र आती हैं। इसमें ये चूंकि स्क्रीनशॉट लिया गया था ऑन 14 अक्टूबर 2023 को। ये लिया गया था ऑन 14 अक्टूबर 2023। अच्छा। तो ये जब मैंने एक कंपनी का स्क्रीनशॉट लेते हुए लिया था तो ये उसी तरह से उसी डेट का चल रहा है। अभी इसकी का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो गया है। वो कुछ भी नहीं है, 3 सेपरेट लाइन ये तमाम चीज़ें आपको नज़र आएंगी, राइट? सब लॉग इन है ना, प्रैक्टिकली साथ साथ कर रहे हैं आप? सर ये जब हम मेन मेन्यू पे आते हैं फिर जो हमने कंपनी बनाई होती है उस पर क्लिक, व्यू पे क्लिक करते हैं, ओपन हो जाती है या कहाँ से हाँ, वो? रिव्यू करते हैं। हाँ सब होगी व्यू पे ओपन, क्लिक करें। थोड़ा स्लो होती है लेकिन हाँ बस होगी, ठीक है। सब हो गए? समीर लॉग इन हो गए? फुरकान, निशा, यस सर लॉग इन। सर एक मिनट सर, बाकर? बस हो भैया जी, चल रहा है सर। बाकर मंसूर? सर एक मिनट सर, हो रहा है। ओके, वजाहत, फैसल हबीब हो गए आप? सर व्यू कर रहे हैं, आगे चल नहीं रहा व्यू। जी सर बिल्कुल लॉगिन है। स्लो सिद्रा, है थोड़ा, आकिब, सिस्टम स्लो है अभी इधर। आ गया सर। सर थोड़ा नेट स्लो हो गया उसकी वजह से ना। जी सर, कासिम, हो गया। सलमान अली। अच्छा, वहाँ पे फिर अगर जिनका हो गया है उनको नज़र आ रहा होगा बीच में कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ, राइट? ये मैं तमाम ढूंढ रहा चीज़ें हूँ। 500 चीज़ें होंगी यही। ये जो
थोड़ा फॉर्मेट में डिफरेंट होगा, राइट? नॉट रजिस्टर्ड लिखा हुआ साथ में, रजिस्ट्रेशन हमने नहीं किया। लेकिन उसके आगे लिखे हुए 3 डॉट नजर आ रहे हैं लिखे हुए, हाँ लिखे हैं। सबको आखिर में एक्शन 3 डॉट नजर आ रहे हैं। सैफुल्लाह महमूद साहब, सर देख रहा हूँ मैं, मेरा ना बार बार ये डिस्कनेक्ट होता है। एक्शन, जहाँ एक्शन लिखा हुआ है उसके नीचे 3 3 डॉट। जी सर, मैं कॉर्पोरेट टैक्स के आगे एक्शन मैं नहीं कुछ कर सकता ना भाई, मैं तो काट हूं, मेरे को टाइम नहीं है। रजिस्टर का सर इसके साथ लिखा हुआ है, क्लिक कर दें रजिस्टर को। बिस्मिल्लाह पढ़ के कर दें। कौन कौन रजिस्टर पे क्लिक कर चुके हैं? सर मैं कर चुका हूँ। अच्छा, सिर्फ वो क्लिक किया लेकिन कोई विंडो ओपन नहीं हुई। सर हो कर जाएगी दिए सर। click। सिर्फ मुझे वो वो बताएं है। जिनका अभी तक जो स्टक हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं अभी तक स्टक हूँ क्योंकि वो एक्चुअली मैंने प्रीवियस वाली क्लास ली नहीं थी रजिस्ट्रेशन वाली, तो मैं अभी अपनी ईमेल आईडी जनरेट कर रही हूँ इस टाइम पे। ओके, अरेबिक कैसे टाइप करेंगी आप? सर आगे नहीं चल रहा, रजिस्टर का वेट लिखा मतलब आता है, यू कैन वेट टू बिकम रिस्पॉन्सिव, एग्जिट द पेज। पता नहीं क्यों ऐसे आ रहा है, अनरिस्पॉन्सिव पेज लिखा आ रहा है। आपका नेट स्लो होगा और कोई रीजन नहीं है। सर मेरे पास भी जो ये रजिस्टर को क्लिक करते हैं ना, व्यू हिस्ट्री एप्लीकेशन हिस्ट्री, नहीं आगे नहीं नहीं नहीं, जाता है। मैंने वो चैटिंग पे मैसेज भेजा है, वो स्क्रीनशॉट बना के। आपने व्यू हिस्ट्री इसी चैट में आपने तो भेजा, एक मिनट। यही आ रहा है, प्लीज अनरिस्पॉन्सिव हाँ पेज मेरा भी ये लिखा आ रहा है। कोई ऐसा है पार्टिसिपेंट जिसका ये क्लियर हो गया हो? आप दोनों इस्लामाबाद में हैं, कहाँ पे हैं? यस सर मैं तो हो गया। इस्लामाबाद में। सर मैं जी लाहौर में हूँ। क्लियर हो चुका है ये सारा। जी, सर अ, मैं लाहौर में हूँ, कि मेरा भी इस नहीं हो रहा। इस पेज तक तो मैं पहुंच चुका हूँ जी, ये जो खुला हुआ है। आपका क्यों नहीं हो रहा? वेट करें, फिर यही हो सकता है किसी का हुआ भी है। जी हो गया हुआ है, यस मेरा सर हो मेरा गया। हो गया। जी सर, हो ये इस गया। तरह से होगा, देखें प्लीज, सब सब देखें। और मेरा भी हो गया सर, लिखा आ गुड, गया नंबर ऑफ वो हो गया ये सेक्शंस, सब आपके पास सम आई ना? सेक्शंस। प्लीज लिसन। सर अब आ रहा है। ये रजिस्टर, अच्छा कौन ऐसे जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं ली, प्लीज आप ना ये वाली चीज़ें इसका खास ख्याल रखें। जब हम एक लेक्चर पढ़ रहे होते हैं, तमाम चीज़ें खास आपस में जी। ब्लेंडेड होती हैं, मिक्स अप होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। इसमें तमाम क्लासेस में इसीलिए बहुत जोर देता हूँ, लाइव रहें और फंक्शनल रहें, ये बहुत ज़रूरी है, वरना चीज़ें ऐसी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, आपको आखिर में समझ ही नहीं आएगा। जब तक आप स्टेप 1 नहीं सीख सकते, आप स्टेप 2 पे नहीं जा सकते। ये इकट्ठे हैं, ठीक है, स्पेस इतनी है, छोटे लेटर में सारा। ये ले जाओ, पीछे नीचे ले जाओ बेटा, मुझे डिस्टर्ब मत करो। समीर हो गया? जी सर हो गया, ओपन हो गई स्क्रीन अब। ओके, मैम सादिया हो गया आपका? नहीं सर अभी तक नहीं हुआ, स्टक हुआ है। आप कहाँ पे हैं, कौन से पॉइंट पे? सर मैं अभी सिर्फ इंटरव्यू हूँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए। न्यू रजिस्ट्रेशन अरेबिक लिखने में ना आप कोई एक हर्फ डाल दीजिएगा अरबी का, ये आगे चलेगा, ठीक है? ओके सर, फाइन, थैंक यू। ओके ओके, इधर तक हम सब आ गए हैं। अब आप देखें कि इसमें ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ें याद रखिएगा। आप इतना टाइम में कंप्लीट कर लें। ओके, नंबर ऑफ फॉर्म सेक्शन कितने हैं? 5 सेक्शंस। एक्सपेक्टेड टाइम टू कंप्लीट दिस एप्लीकेशन कितनी है? 30 मिनट्स। और कितनी फीस, एक्सपेक्टेड फीस फॉर दिस सर्विस फ्री ऑफ चार्ज। अच्छा, अब इधर एक और बात याद रखिएगा, ये जो फ्री ऑफ चार्ज लिखा हुआ है ना, ये ज़रूरी नहीं है हर जगह फ्री ऑफ चार्ज ही हो, कुछ सर्विसेज के पैसे भी होते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन तो फ्री है, लेकिन कुछ सर्विसेज के पैसे भी होते हैं। लेकिन इधर जो फीस दी होगी ना, याद रखिए कई चीज़ों पे वो एस्टिमेटेड प्राइस होती है।
ओके। सर और सॉरी, वो जो प्राइस आपको दी होती है, लाइक टीआरसी में आपको दी होगी, वो एस्टिमेटेड होती है। मिसाल के तौर पे मुझे याद है एक टाइम में मेरे पास टीआरसी का था, मैंने उसे बोल दिया देख के इधर से 1000 दाम, वो बाद में 2014 का वाउचर आ गया। सही, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि थोड़ी सी प्राइस जो गवर्नमेंटल प्राइसेस हैं ये एस्टिमेटेड लिखी होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को देख के ये उससे ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन ये वाली जो कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन है, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके ठीक। ओके, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपके पास इधर मौजूद है? ऐसी बात नहीं है कि अब अगर कोई क्लाइंट आपके आके पूछेगा कि क्या चीज़ चाहिए, आपने इस लिस्ट को देखना है। पैसे कितने चार्ज करने हैं ये आपकी मर्जी है। डिफरेंट तरह की सर्विसेज होती हैं। अगर आपने सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट इकट्ठे करने हैं पाकिस्तान में बैठ के, तो फिर आप 200 दिरहम की कर दें, ठीक है, 150 दिरहम की कर दें। लेकिन अगर आप एक अच्छे फर्म का नाम यूज़ करते हैं यूएई में, तो फिर किसी भी कीमत पे 700-800 दिरहम से नीचे नहीं जानी चाहिए। और कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न आप 2000-3000 दिरहम उसके चार्ज करने हैं। सही, कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइल करना एक हाईली टेक्निकल काम है, जबकि उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो सस्ते में भी कर रहे हैं। और इधर मैं बहरहाल जो जॉब वाले दोस्त हैं उनके लिए एक बात कहूँगा कि कई पार्टिसिपेंट्स आते हैं, 6000 दिरहम की जॉब ढूंढ रहे होते हैं। 6000 कितने बनते हैं? तकरीबन 4.5 लाख रुपए। ये 2 कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न की फीस है, ठीक है, जिसमें 1 घंटा लगता है। सर वो मतलब आपके पास जैसे क्लाइंट्स भी हैं, इसके अलावा साल में एक दफ़ा होती है ना ये, हाँ, कॉर्पोरेट जो टैक्स रिटर्न। बंदा मंथली, जिसको मंथली मतलब एक्सपेंस पूरे करने पड़ते हैं, उसके लिए शुरू में स्टेप लेना मुश्किल है। लेकिन देखें, वो ठीक है कि एक दफ़ा होती है। बहरहाल वन टाइम अगर आप एक दफ़ा 100 कंपनीज पकड़ लेते हैं, तो ठीक है, आप 3 लाख दिरहम कमा लेते हैं या 2 लाख दिरहम कमा लेते हैं, हाँ, तो आई बिलीव उसके कि बाद आपकी काम करने की साल की जरूरत नहीं। इनकम, जी, फिर आप साल बाकी काम भी चलते रहते हैं साथ-साथ। लेकिन इस तरह जी की जो बूस्टिंग एक्टिविटीज़ है ना, वो बड़ी ज़रूरी होती हैं बिज़नेस में। जी। अच्छा, अब हम करने लगे हैं कॉर्पोरेट टैक्स। नीचे आए, किस किस्त ने करवाना है ये आपको पता है, ठीक है? ये मैं आपको बता चुका हूँ, किसने कमाना है, तमाम रेज़िडेंट पर्सन ने करवाना है। और नेचुरल पर्सन आपको बताया सर, जिसकी 1 मिलियन दिरहम से ज़्यादा की रेवेन्यू होगा, एक्सक्लूडिंग सम एक्टिविटीज़ जिन्हें बिज़नेस एक्टिविटीज़ में नहीं क्लासिफाई किया जाता। वो आपको पता है कौन-कौन सी हैं, रियल एस्टेट और वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट बेसिस वगैरह। स्टेट सोर्स नॉन रेजिडेंट में सिर्फ स्टेट सोर्स इनकम एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपने कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी होती। याद है ना ये तमाम तमाम चीज़ें? जी जी। ये कहाँ पे लिखा है वैसे? इसको देख के भी कहीं पता चलता है? ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, इसमें कहीं पे इस तरह की कोई चीज़ मेंशन है? सर ये इसके लिखा हुआ है अलावा जो भी होंगे वो इनएलिजिबल होंगे। एक्सेस टू द नहीं, नहीं, इसको इसको आपने मेरे ख्याल से पढ़ने की ज़हमत नहीं की अभी तक, नॉन इसको पढ़ रेजिडेंट लें। पर्सन। जिसका ना परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है और ना नेक्सस है यूएई में, वो सिर्फ यूएई सोर्स इनकम कमा रहा है, उसे रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आगे चलें। जी सर। ये मैंने टिक कर दिया। इसके बाद लोअर राइट कॉर्नर पे मैंने स्टार्ट पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे हम आ गए। आपके सामने इस वक्त कितने पेज नजर आ रहे हैं, कितने फॉर्म नजर आ रही हैं?
5। 5 है सर। ठीक है। हाँ, मेरी कोई और स्क्रीन तो विजिबल नहीं है। ओके, मैं व्हाट्सएप की अपना खोल के बैठा हूँ। ओके, अब आपके सामने एक स्क्रीन 5 फॉर्म्स की ओपन है। इसमें सबसे पहले पेज पे एंटिटी डिटेल पे सिर्फ एंटिटी टाइप मांगी है आपसे। जब आप उसे बताएंगे ना कि पानी पीना है, फिर वो आपसे पूछेगा कि शीशे की गिलास में या प्लास्टिक की गिलास में। मैंने एंटिटी टाइप खोली, नेचुरल पर्सन, लीगल पर्सन, इनकॉर्पोरेटेड, लीगल पर्सन, फॉरेन बिजनेस, 6-7 तरह के ऑप्शन दे दी। लीगल पर्सन, लीगल पर्सन इंकॉर्पोरेटेड, लीगल पर्सन फॉरेन बिजनेस, ठीक है, फॉरेन बिजनेस में क्या होता है, इंकॉर्पोरेटेड कौन सी तरह है, लीगल पर्सन अदर। अच्छा, ये मैंने स्क्रीनशॉट कौन सी डेट को लिया था? अक्टूबर 23। अक्टूबर 23। ठीक है, इसमें आपको कितनी टाइप्स नजर आ रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7। ठीक है, हमारे अब पास 9 आ रही है सर। अच्छा, अब जरा सर देखिएगा हमारे कि पास अब ज्यादा है। को मैं देखूं, आज की खोल के देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लीगल पर्सन फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन एमिरेट गवर्नमेंट। इसमें तो फेडरल गवर्नमेंट एंटिटी और एमिरेट गवर्नमेंट एंटिटी है ना, ये बाद में डाली गई हैं। ठीक है, ओके। जी, मैं इनमें से एक सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी सिलेक्ट करनी है? हम लोगों ने भी ये वाले पर्सन तो नहीं पढ़े, वैसे दूसरे वाले पढ़े हैं। ये बिल्कुल दूसरे इसमें वाले कौन से पढ़े हैं? तो सर सर तो नेचुरल ज्यूडिकल, इंडिविजुअल आएगा तो उसके लिए नेचुरल। नेचुरल पर्सन होगा, उनके अलावा बाकी बिजनेसेस है मेरे ख्याल में। मुझे ये बताएं, आपको मैंने कंपनी एंड कॉर्पोरेशन पढ़ाया है? यस सर। पढ़ा है। ठीक है, हम उससे ज़रा रिलेट करते हैं चीज़ें। नेचुरल पर्सन और ज्यूरिडिकल पर्सन का फ़र्क आपको बताया हुआ है। जी। ट्रेड लाइसेंस आपको दिखाया है अभी तक कि जो ट्रेड लाइसेंस निकलता है वो किस तरह का होता है? जब सारा प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिया, आपके पास ट्रेड लाइसेंस आ गया, ट्रेड लाइसेंस की कैसी शक्ल होती है दिखाया है पहले? मेरे ख्याल में तो नहीं देखा हमने। बहुत सर। नहीं। हाँ, कोई ऐसी चीज़ दिखाई थी आपको पहले? नहीं सर। नो सर। ओके, ऊपर देखिएगा, आपको लेफ्ट कॉर्नर टॉप पे हमेशा आपने जब भी देखना है ना एक एंटिटी कहाँ पे रजिस्टर है, सबसे पहले आपने उसका ट्रेड लाइसेंस देख लेना है। ठीक है, ये जो एंटिटी डिटेल्स होती हैं ये आपको होती हैं ट्रेड लाइसेंस से। ठीक है, ट्रेड लाइसेंस उठा लिया। ओके, आई थिंक ये मैंने जब शिकागो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग में गया था, वहाँ पे मैंने कुछ सऊदी कंसल्टेंट आए हुए थे, उन्हें दिखाया था, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ। ये ट्रेड लाइसेंस है, इस तरह की ट्रेड ये लाइसेंस की शक्ल होती है। ये लाइसेंस इकोनॉमी ऑफ टूरिज्म का नहीं होना चाहिए था? किसका? ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट हमने पढ़ा था, इसमें इसका भला क्या आपने बताया था, इसमें टूरिज्म का लफ्ज नहीं आता था भला कहीं पे शुरू में? इकोनॉमी एंड टूरिज्म, ठीक है, वो एक सब डिपार्टमेंट है डीईडी का, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। दोनों के केसेस में ये मेन लैंड आता है, लेकिन आपने देखना है अपना ट्रेड लाइसेंस उठा के कि ये कहाँ का है। ठीक है, और ये डी जो है ना इकोनॉमी एंड टूरिज्म, वो दुबई में होता है सिर्फ। ये ये अजमान कौन लिखा हुआ है। ये अजमान। अजमान है। इसमें अगर आप टॉप लेफ्ट देखेंगे ना, अजमान, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ अजमान, ये अजमान की स्टेट में है। और कौन सी जगह का है, मेन लैंड का, फ्री जोन का है? मेनलैंड का होगा सर। मुझे इसकी लॉजिक भी चाहिए ना, तुक्के तो ना मारे। मैं तुक्का इसलिए मारा, डी डी लिखा हुआ है ना, डी डी तो ठीक है, मेनलैंड के लिए हाँ, होता ये मैंने रीजन पूछनी है ना, क्योंकि ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट है। है। अभी जी। मैंने आपको डी बताया डी। था किसी जमाने में कि डी और ये मिनिस्टर, ये तमाम मेन लैंड के अंदर आते हैं। ठीक है, जी। अब इस पे ज़रा जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो देख लें। रेगुलर लाइसेंस, लाइसेंस नंबर, लाइसेंस इशू, लाइसेंस डिटेल्स, ट्रेड नेम, लीगल फॉर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, ये सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है। सर लाइसेंस नंबर कहाँ लिखा होता अच्छा, बीच में आप थोड़ा सा गौर करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है? है, वो ऊपर ये सेंटर बस में, ऊपर, सबसे ऊपर सेंटर में। ठीक है, रेगुलर लाइसेंस के नीचे।
ठीक। जी अगर ट्रेड लाइसेंस पे लाइसेंस नंबर नहीं लिखा होगा ना तो और कहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। अगर और पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे CNIC नंबर नहीं लिखा होगा तो और कहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। ध्यान नहीं लाइसेंस आ रहा नंबर नहीं। लाइसेंस होगा। तो आप इधर से बता आप सके ब्रांच लिखा होता है, अगर किसी कंपनी की वो ब्रांच हो तो साथ ब्रांच लिखा होगा, नहीं, ब्रांच यहाँ तो लिखा लिखा हो। होगा लेकिन ट्रेड लाइसेंस होगा ना। देखें, LLC मतलब कंपनी, ट्रेड लाइसेंस है। ट्रेड लाइसेंस तो एक लाइसेंस है, लाइसेंस का नंबर उसी के ऊपर होता है। वो लाइसेंस ब्रांच का भी हो सकता है, वो कंपनी का भी हो सकता है। ट्रेड लाइसेंस का मतलब अच्छा, आपके पास इख्तियार है, तो आप यूएई कंपनी में। के नाम के साथ ब्रांच लिखा होता है। जी जी, वो भी हम आपको देख लेते हैं, थोड़ा सा रुकें। अच्छा। ये LLC सोल अच्छा सर, ये प्रोप्राइटरशिप है। ट्रेड लाइसेंस हमने जिक्र तो इसका पहले भी होता रहा है, लेकिन क्या हम इसका तरीका, मुझे अब याद नहीं है, क्या हमने पढ़ा है क्या इसको लेने का तरीका क्या है, वो जो ट्रेड लाइसेंस लेने का तरीका? जब इन्वेस्ट इन दुबई में हमने प्लेटफॉर्म बताया था, अगर आपने पे किया होता ना, जो ही हम पैसे पे करते हैं ना, फौरन हाँ हमारे हाँ हाँ। ईमेल पे आ जाएगा ओके। ट्रेड। यस, वो ठीक है। मुझे याद है, वो सब हमने अदरवाइज देखा था। ठीक। ऐप इन दुबई, इन्वेस्ट इन दुबई में भी आप जाएंगे तो आपको इसकी जगह मिलेगी, ठीक है। इन्वेस्ट इन दुबई में आप अपने पोर्टल में थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। अच्छा, ये याद रखिएगा कि नॉर्मली अगर कहीं सोल प्रोप्राइटरशिप लिखा हो तो इससे मुराद होता है नेचुरल पर्सन। लेकिन यूएई में एक बड़ी अजीब सी एक नई चीज भी देखी मैंने कि LLC सोल प्रोप्राइटरशिप का वर्ड मौजूद है। LLC सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं होती जी। जैसे जस्ट लाइक LLC सिंगल ऑनर, या पाकिस्तान में जैसे SMC प्राइवेट लिमिटेड होती है ना, सिंगल मेंबर कंपनी। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ कहीं आपको LLC लिखा आ जाए तो इसका मतलब है ये कंपनी है। ठीक सही। है। ठीक है। ये सोल प्रोप्राइटरशिप LLC के साथ सिर्फ यूएई में मैंने देखा है, जहां तक मेरा नाकिस इल्म है, और ये यहीं पे होता है, इसके अलावा नहीं होता, ठीक है। इसके बाद आपको ट्रेड नेम नजर आ रहा है, इंग्लिश में भी अरेबिक में भी। आपको उसकी लीगल फॉर्म नजर आ रही है, उसके नीचे ऑनर नेम, पासपोर्ट, नेशनैलिटी, सर मेजर यूएस में नेम भी नजर सिंगल आ रहा मेंबर, सर है। ये यूएस में सिंगल भी मेंबर कंपनी एक अलग चीज है। सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ LLC का वर्ड आपने कभी देखा कहीं? सर सोल सिंगल मेंबर आता है सर, सिंगल मेंबर एलएलसी, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं आता। सिंगल पर्सन एक अलग चीज है। सोल प्रोप्राइटर सिंगल यूके पर्सन, में भी जो सोल प्रोप्राइटर यूज करते हैं वो बिजनेस के लिए यूज करते हैं, जो बिजनेसमैन अकेला यूज कर रहा और होता है, देखें, बिजनेस करता सोल प्रोप्राइटरशिप पाकिस्तान में भी यूज होती है, लेकिन जब है, सोल बिजनेस करने के लिए। प्रोप्राइटरशिप लिखा होगा ना, इट मीन नेचुरल पर्सन, हम्म। ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप LLC, ये वर्ड आपने नहीं सुना होगा। ये दोनों लफ्ज मिक्स किए हो ना, हाँ, ये कंपनी को भी सोल और। प्रोप्राइटरशिप का मतलब, सोल प्रोप्राइटरशिप नॉर्मली नेमुल बदल है नेचुरल पर्सन का। अब नेचुरल पर्सन LLC, व्हाट इज इट मीन, नेचुरल पर्सन लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। बहर लेकिन ऐसे ही है, और यहाँ पे जब सोल प्रोप्राइटरशिप LLC लिखा होगा तो इट मीन इट्स अ कंपनी, ओके। कहाँ का लाइसेंस है, मेनलैंड का या फ्री जोन का? आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते। अच्छा, मुझे ये बताएं इसकी एक्टिविटीज क्या है यार, ये क्या काम करती है? सर सर मेनलैंड का अजमान, मेनलैंड का इसकी एक्टिविटी क्या है? सर टिकट इसकी सेलिंग। टिकट सेलिंग, बीच में लिखा हुआ है, ठीक है। इसका एड्रेस भी आपको मिल रहा है यहाँ से? यस सर। मिल रहा है, ठीक है। इसमें मैंने क्या सिलेक्ट करना है? नेचुरल पर्सन। लीगल पर्सन नहीं होगा? लीगल पसंद करेंगे ना, ठीक है। लीगल नेचुरल तो वो पर्सन। होगा ना, क्योंकि कंपनी है ना, ये लीगल कंपनी के पसंद लिए LLC लीगल लगा है। है। अच्छा, आप एक और ट्रेड लाइसेंस देखते हैं। ये मुझे जरा देख के बताएं कि ये कहाँ से, कौन सी स्टेट से इश्यू है, और ये कौन से फ्री जोन का है कि मेनलैंड का है? शारजा का है।
फ्री जोन का है, कौन से फ्री शारजा का जोन? फ्री जोन, शारजा एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्री जोन, सैफ। सेफ जोन, हाँ, फ्री जोन। मंजूर हुसैन सर कहाँ का है ये? ये जो है ये शारजा का है जी, और फ्री जोन है एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्री जोन। ठीक है, शारजा एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्री जोन। ठीक है, अब आप देखें कि आपको हमेशा लाइसेंस के अपने टॉप पे देखना है, आपको पता चलेगा कहाँ पे रजिस्टर्ड है, कौन सी अथॉरिटी है। ठीक है, उसके नीचे आपको लाइसेंस नजर नाम लाइसेंस नंबर नजर आ गया, उसके बाद उसका नाम इंग्लिश में लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे अरेबिक में। उसके नीचे लीगल स्टेटस मौजूद है, टाइप ऑफ लाइसेंस मौजूद है, टाइप ऑफ लाइसेंस कमर्शियल, प्रोफेशनल, ये तमाम आपको बताई हुई है। खैर फ्री जोन ने, मैंने आपको जो टाइप बताई थी, प्रोफेशनल, कमर्शियल, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म लाइसेंस, मैं आपको बताऊं कई फ्री जोन ने अपनी टाइप भी निकाली हुई हैं। लाइक जबल अली फ्री जोन का अगर आप लाइसेंस देखेंगे, वहां पे बाजू का लॉजिस्टिक्स भी लाइसेंस मौजूद है। उसके बाद ऑनर्स, मैनेजर, एड्रेस, इनकॉर्पोरेशन डेट, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, ये तमाम चीजें इधर मौजूद हैं। एड्रेस भी मौजूद है, ऑनर का नाम भी। ओके ओके, आगे चलते हैं। हमने इस केस में क्या सिलेक्ट करना है? लीगल पर्सन इनकॉर्पोरेटेड। एक और लाइसेंस देखते हैं, बड़ा मशहूर मारूफ, दुबई इकोनॉमी एंड ट्रेड। हाँ जी, मेनलैंड क्या फ्रीज होंगे? मेनलैंड सर। ये दुबई इकोनॉमी एंड ट्रेड क्या हुआ? डी क्यों नहीं है? ये सर इसकी कैटेगरी का इशू है, ये जो ये लाइसेंस है। दुबई डी, दुबई की जो डी है, उसका एक डिपार्टमेंट है दुबई इकोनॉमी एंड टूरिज्म। ठीक है, तो यस। इस रिप्रेजेंट डी। ठीक है, ओके। इसमें भी आप देख लें ये दुबई क्या है, मेनलैंड के इंफॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है। हाँ, किसी ने क्वेश्चन पूछा था ब्रांच का, ब्रांच के हवाले जी से। सर, जी सर। जी ये इस सर। तरह से लिखा होता है ब्रांच, आपकी कंपनी का नाम होगा आगे डैश दुबई ब्रांच। वो बता रहे थे ना कि अगर कोई कंपनी इसकी फ्री आप जोन में रजिस्टर है, वो अगर बाद में मेन लाइन में हुई है तो उसके आगे ब्रांच काम कर रही है। अगर फ्री जोन की ब्रांच नहीं हो सकती मेनलैंड में। अच्छा सर, मेन लाइन की ब्रांच हो सकती है। हाँ, मेनलैंड की हो सकती है। काशिफ, ये ब्रांच का के ट्रेड लाइसेंस की शक्ल है, लीगल टाइप। ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी, यानी किसी और मुल्क में है। ये यूएई इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, ब्रांच है। ब्रांच की लीगल इम्प्लीकेशन क्या होती है? कॉर्पोरेट टैक्स, अगर किसी फॉरेन कंपनी है, पाकिस्तान की कंपनी है, उसकी ब्रांच यूएई में रजिस्टर्ड है, इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं टैक्स जुबान में? परमानेंट स्टेब्लिशमेंट। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है। ठीक है, ये जो नॉन रेजिडेंट पर्सन होगा, रेजिडेंट होगा? नॉन रेजिडेंट। हाँ, ब्रांच परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होती है। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, नॉन नेक्सस रेजिडेंट में आती है। या यूएई स्टेट सोर्स इनकम, ये रीजन हैं नॉन टैक्स रेजिडेंट बनने की। ये नॉन टैक्स रेजिडेंट है, मतलब ये है कि जो इनकम यूएई सोर्स इनकम होगी उस पर इसने टैक्स देना है। पाकिस्तानी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो ब्रांच यूएई में कमाएगी ना, ये ब्रांच यूएई में है ना, यहाँ पे जो पैसे कमाएगी उस पर टैक्स देगी। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया लीगल पर्सन इनकॉर्पोरेटेड, लीगल पर्सन फॉरेन बिजनेस। ये अगर ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी है ना, तो ये लीगल पर्सन फॉरेन बिजनेस बनता है। ठीक अच्छा। है, ये कई जगहों पे आपको देखना पड़ता है। एंटिटी सर सब इस टाइप, अच्छा जी, मैंने देखिए, मैंने एक चीज सिलेक्ट की है ना, वही जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम बताएंगे कि हमने खाना खाना है, तो हाँ, हमने जो ही हाँ किया ना, उसने आगे से पूछा क्या खाना है, चावल खाने हैं, रोटी खानी है, या फास्ट फूड खाना है। एंटिटी सब टाइप, ये वाला ऑप्शन आ गया, पहले नहीं नजर आ रहा था। इसमें ज्यादातर केसेस में देखें यूएई प्राइवेट कंपनी होगी। यूएई प्राइवेट कंपनी क्या होती है? वो पब्लिक कंपनी ये नहीं है, वो ट्रस्ट नहीं है, वो ब्रांच नहीं है, वो यूएई प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, ज्यादातर केसेस इधर एलएलसी हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप एलएलसी हो गया, ये तमाम चीजें अरे वहाँ यूएई। पे इस तरह पब्लिक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज भी है दुबई में। पीजेएससी बिल्कुल है, लेकिन अच्छा। वो यही बनते हैं ना,
पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी। सर मैं थोड़ा सा आपको पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनीज में आपको नजर आ रहा है ना ऑलरेडी? जी ओके, इसके आगे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, या ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहाँ से मिलेगा? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी का जो कंपनी की कोई है। ट्रेड लाइसेंस पे लिखा होगा ना? ठीक है। जैसे पाकिस्तान में मेमोरेंडम ऑफ होती है, कंपनी का मेमोरेंडम होता है, एसोसिएशन होती है। इसको देखें प्लीज, इसमें कहीं वहाँ आपको पे नजर सिर्फ आ ट्रेड रहा है? लाइसेंस होता है। एक नहीं, मेमोरेंडम भी होता है, आप इसको देखना जरा अच्छी तरह। लेफ्ट साइड, अरे हाय, लाइसेंस इशू डेट, एक्सपायरी डेट। हाँ जी, बीच में मेंशन है ना, जी यहाँ पे हमारे सर्टिफिकेट, कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन भी आ गया और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी आ गई। कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन से मुल्क में हुआ है, कौन सा मुल्क की यूएई। रजिस्ट्रेशन है? ये भी ज्यादातर यूएई की होगी, ठीक है। सर अब ना डायरेक्ट ही आ रहा है, यानी कि एक ऑप्शन एक ही आ रही है यूएई, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, ग्रे हुआ हुआ है। कौन सा जी, उसकी वजह है ना, आप जरा ऊपर एंटिटी सब टाइप देखें आपने क्या सेलेक्ट की है। सर लीगल पर्सन इनकॉर्पोरेटेड। आप एक और काम सर करें, ऊपर आपने लीगल पर्सन इनकॉर्पोरेटेड की जगह लीगल पर्सन फॉरेन बिजनेस जरा सेलेक्ट करें। लीगल पर्सन फॉर और चेंज बिजनेस। करते हैं ना, अब दुनिया बदल गई है, मैं भी जरा नए वाले पे आता हूँ, नए में क्या चल रहा है, लीगल ठीक है। लीगल पर्सन फॉरेन बिजनेस करें ना, तो उसमें सिर्फ दो ऑप्शंस आती हैं कि फॉरेन बिजनेस विद यूएई ट्रेड लाइसेंस, फॉरेन बिजनेस विदाउट यूएई ट्रेड लाइसेंस। ठीक है, ये अगर मैं करूँ विद यूएई ट्रेड लाइसेंस, ये ठीक है, फिर ज़्यादातर ये इन्फॉर्मेशन। फाल करेगी, सॉरी आजकल के टाइम में ब्रांच उसमें फाल करेगी विदाउट ट्रेड लाइसेंस, जहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। अच्छा। खैर, ये एफटीए का जो पोर्टल है ये बदलता रहा है विद टाइम। आप देखिए एक साल में मैंने जो आपको स्क्रीनशॉट दिखाए वो साल पुराने हैं, और अभी एक साल में काफ़ी कितना बदल गया सब। ठीक है सर, अब आ गया, कंपनी ऑफ इंफॉर्मेशन भी आ गई। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अच्छा ये अगर ट्रेड लाइसेंस पे नहीं होता बाजू का कुछ फ्री जोन के केस में, तो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से मिलेगा, ठीक है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा ये मैंने आपको बताया हुआ है कि फ्री जोन का, अच्छा इधर तक तो आप समझ गए, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक। अब आ जाए, आर यू अ क्वालिफाइंग पब्लिक बेनिफिट एंटिटी। अच्छा, यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं इसके ऊपर? सर जी सर। क्वालिफाइंग पब्लिक बेनिफिट एंटिटी क्या होता है? पब्लिक कंपनी को कहते हैं नहीं, किसी। क्वालिफाइंग पब्लिक पब्लिक बेनिफिट, अगर हो आप और आपका कोई बेनिफिट हो रहा हो तो वो है, मगर नहीं पता इसके बारे में रूल क्या है। मैं आपको जरा इसको बताऊं, पाकिस्तान में एनजीओ इक्वल टू एनजीओ, लेकिन उसमें अच्छा। कुछ आपको दिए हुए हैं क्वालिफाइंग पब्लिक बेनिफिट एंटिटी के। जो एक सेकंड, मैं इसको जरा ओपन करना चाह रहा था। कैबिनेट डिसीजन नंबर मांग रहा है। नहीं, वो आप देखते हैं ना कि कौन से क्वालिफाइंग पब्लिक बेनिफिट, इनकी एक लिस्ट जारी हुई है, ठीक है। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही।
बेटा आवाज जस्ट अ मिनट थोड़ी प्लीज। इधर नीचे चले जाओ, मैं तो डिस्टर्ब होता हूँ। मैंने तो कहा था कि वॉइस ना चलाओ, नीचे चले जाओ। आशा हुआ अपने जाके पढ़ो नीचे बैठ के, अपनी पढ़ाई करते रहो ना, नीचे चले जाओ। मैं अपना पढ़ रहा हूँ, तुम अपना पढ़ो। अब्दुल्ला, ये माइक बंद करवाइएगा, ये कौन सा बात कर रहा है? समीर ओके, कादरी। क्वालिफाइंग कैबिनेट डिसीजन नंबर 37 हुआ ये था कि यूएई की गवर्नमेंट ने एनजीओज को, जैसे पूरी दुनिया में एनजीओज को टैक्स में रिलैक्सेशन दी जाती है। आवाज आ रही है ना? जी आ रही सर, स्क्रीन नहीं आ रही, इन्होंने आवाज आ रही। ओके, जो ऐसी एंटिटी थी जो पब्लिक बेनिफिट के लिए काम करती हैं, उनके लिए ये किया था कि उनको कुछ टैक्स में रिलीफ देने का ऐलान किया था। लेकिन इन्होंने कहा था कि कौन डिसाइड करेगा, फैसला किसका होगा कि ये क्वालिफाइंग बेनिफिट एंट्री है या नहीं है। इस काम के लिए उन्होंने कहा हम खुद डिसाइड करेंगे, और ये किसने डिसाइड किया? कैबिनेट ने। कैबिनेट डिसीजन नंबर 37 ऑफ 2023, ये आप ऊपर देख सकते हैं, कैबिनेट डिसीजन नंबर 37। इसमें जो लिस्ट जारी कर दी है ना, बस यही लिस्ट है। इसमें जो आपको अगर क्वालिफाइंग फ्री एंटिटी बना दिया गया तो फिर आपको एग्जेम्पशन हासिल है। ठीक है, कैबिनेट डिसीजन नंबर 37। इसके बाद क्वालिफाइंग, अच्छा, अब ज़्यादातर क्वालिफाइंग पब्लिक बेनिफिट एंटिटी ये डिटरमाइंड है, डिफाइंड है लॉ में। कैबिनेट डिसीजन नंबर 37 में आपने लिस्ट देखती है, आ रहा है या नहीं आ रहा। कोई कितनी होंगी, आई थिंक 350 एंटिटीज हैं जो क्वालिफाइंग बेनिफिट पब्लिक बेनिफिट एंटिटीज हैं। अब अगर आप सर्विसेज भी दे रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो चांसेस आर रेयर कि क्वालिफाइंग बेनिफिट एंटिटी इतनी आसानी से, जहाँ पे लाखों कंपनीज मौजूद हैं दुबई में, वहाँ पे ये 350 कंपनीज आपके पास उसमें से कोई एक आ जाए। इनमें से भी ऐसी होंगी जो कई जो है वो अपने रिटर्न और रजिस्ट्रेशन खुद ही करेंगी। तो इसमें ज़्यादातर केसेस में, बल्कि ऑलमोस्ट मैं ये कहूँगा कि तमाम केसेस में ये हमेशा नो होगा आपके लिए। ठीक है, आपको अगर बहुत अच्छी फर्म में कोई काम कर रहा है, बिग फोर में, तो वहाँ पे इसके चांसेस हैं कि यस हो जाए। लेकिन जो खुद सर्विसेज दे रही हैं, जो बड़ी एंटिटी नहीं है, छोटी मोटी एनजीओज हैं जो क्वालिफाइड पब्लिक बेनिफिट एंटिटी नहीं आती, छोटी फर्म के पास हुई आती हैं। ठीक है, पॉइंट समझ गए? अच्छा, जी सर। अब आ जाते हैं मैं कॉर्पोरेट टैक्स। एक दफा दोबारा बता दें, मैं जरा मिक्स कर रहा हूँ। एक क्वालिफाइंग इनकम की बात सेपरेट है, क्वालिफाइंग बेनिफिट एंटिटी अलग है, ये थोड़ा सा क्वालिफाइंग इनकम डिफाइन सेपरेट है, दोबारा कर दें। क्वालिफाइंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सेपरेट है, क्वालिफाइंग ये जरा इंटरेस्ट दोबारा रिवाइज कर दें, अभी जो आपने बोला क्वालिफाइंग है। फीस ऑन पर्सन सेपरेट है। ठीक है, क्वालिफाइड पब्लिक बेनिफिट एंटिटी क्या है? इनको कॉर्पोरेट टैक्स से एग्जेम्प्ट है। ये कॉर्पोरेट टैक्स से एग्जेम्प्ट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कॉर्पोरेट टैक्स की इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी है। करवाने के बाद बताना है कि हाँ, हमें गवर्नमेंट ने एज अ क्वालिफाइंग पब्लिक बेनिफिट एंटिटी डिक्लेयर किया हुआ है। पब्लिक बेनिफिट एंटिटी का क्या मतलब होता है? जो पब्लिक बेनिफिट के लिए बनी हो, जो एनजीओ हो, जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना ना हो। और इसमें भी उन्होंने खुद डिफाइन किया है कैबिनेट डिसीजन नंबर 37 में कि हाँ, फलां 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 कंपनी जो है वो सिर्फ ये वाली कंपनी पब्लिक बेनिफिट है। पॉइंट समझ गए? और उसकी लिस्ट का आपने दिखा दिया उधर की, ये सिर्फ कंपनीज हैं जी, जो कि एग्जेम्प्ट ये हैं। बड़ी कंपनीज हैं, सिर्फ छोटी मोटी कंपनीज इसमें नहीं है। और कैटेगरी वाइज हर तरह की कैटेगरी इसमें है। ये 350 बड़ी कंपनी तकरीबन इसमें आती हैं, बल्कि इससे भी कम है। तो सिर्फ बड़ी एनजीओ इसमें शामिल हैं, छोटी नहीं है। आगे है हमारे पास कॉर्पोरेट टैक्स पीरियड। कॉर्पोरेट टैक्स पीरियड से क्या अच्छा, इसमें सॉरी, ऊपर है अपलोड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये क्या होता है?
कंपनी जब इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उस टाइम मिलता है। कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अच्छा देखें, जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, ट्रेड ये लाइसेंस। इसका मतलब होता है कि यूएई में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है। ठीक है। ट्रेड लाइसेंस का मतलब होता है ये कंपनी यूएई में ट्रेड कर सकती है। ठीक है, यूएई में मेनलैंड में या फ्री जोन में किसी एरिया में ट्रेड कर सकती है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है। ट्रेड लाइसेंस का मतलब है कि ये कंपनी यूएई में ट्रेड कर सकती है। अब देखें, अगर मैं आपको एक ट्रेड लाइसेंस दिखाता हूं कि हाँ ये कंपनी यूएई में ट्रेड कर सकती है, तो इट इज आल्सो अंडरस्टूड कि हाँ ये यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है, राइट? एक कंपनी के पास यूएई का ट्रेड लाइसेंस है, इट आल्सो मींस हाँ ये कंपनी यूएई में इनकॉर्पोरेटेड भी है और यूएई में ट्रेड भी कर सकती है। पॉइंट समझ गए? ट्रेड लाइसेंस जब भी होता है ये दोनों चीजों को कवर कर लेता है। पॉइंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी आपको पता चल जाता है, उससे आपको ये भी पता चल सकता है हाँ ये यूएई में ट्रेड का राइट भी रखती है, यूएई में बिजनेस करने का भी राइट रखती है। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये आपको याद होगा, मैंने आपको एक मेन लैंड पढ़ाया था किसी ज़माने में, एक मेन लैंड पढ़ाया था, एक फ्री जोन पढ़ाया था और एक ऑफशोर कंपनी पढ़ाया था। पढ़ाया था सर। जब मैंने आपको ऑफशोर पढ़ाया था तो ये भी बताया था कि वो यूएई में बिजनेस नहीं कर सकती। और मंजूर हुसैन सर, याद है? मैंने जी आपको जी मेनलैंड सर। भी पढ़ाया था, फ्री जोन भी पढ़ाया था, एक ऑफशोर भी बताया था, और ऑफशोर पढ़ाते हुए बताया था कि ये कंपनी यूएई में बिजनेस नहीं कर सकती, तो सर आपने उनको बताया था ट्रेड लाइसेंस नहीं दुबई चाहिए। से आएगा सर, आपने ये बताया था कि इस कंपनी का रेवेन्यू पास ओनली बाय वाले चीजें करने के बाद वो कर सकता पॉसिबल है, होता लेकिन है दुबई करने से नहीं पर, आएगा। रेयर ओकेशन में होता है जरा कि दोबारा बोलें, मतलब सुनील। सर मैं आपने कह कहा रहा था हूँ कि कि इसका जनरली रेवेन्यू आपने कहा था कि पूरी दुनिया से आएगा, लेकिन यूएई से नहीं आएगा में ऑफशोर का। बिजनेस करती है ऑफशोर मगर कंपनी लेकिन यूएई से बिजनेस नहीं कर सकती, यूएई में बिजनेस नहीं होगा उसमें। चंद एक जगह रिलैक्सेशन है कि जिन चीजों को अगर पूरा कर दें तो फिर उसके नहीं, वो बाद वो फ्री जोन में, समीर, दिस इज यू आर कंफ्यूजिंग दैट विद फ्री जोन। फ्री जोन में ये था कि फ्री जोन कंपनी या उस फ्री जोन में बिजनेस करेगी या यूएई से बाहर बिजनेस करेगी, ठीक है, जनरली स्पीकिंग। ठीक है, वहां पे एक कंडीशन मौजूद है। ऑफशोर कंपनी बाय नो वे वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है यूएई में, लेकिन बिजनेस नहीं कर सकती। बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, बिजनेस नहीं कर सकती। ठीक है सर और मैं बैंक अकाउंट भी ओपन करना उसमें आसान नहीं है। ठीक है जी। सर ऑफशोर को जरा इसके साथ कंफ्यूज कर गया था, फ्री जोन वाली बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ओके, ऐसे ही है, ऑफशोर ऑफशोर नहीं करते। कंपनी यूएई में बिजनेस नहीं कर सकती, उसका ट्रेड लाइसेंस नहीं होता, उसका क्या होता है, सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देख के कहेंगे यस दिस इज इनकॉर्पोरेटेड इन यूएई, लेकिन इट डजंट मीन कि वो यूएई में बिजनेस कर सकती है, वो उसके पास ट्रेड लाइसेंस नहीं है। ट्रेड लाइसेंस अगर किसी के पास है तो इसमें दोनों चीज़ें शामिल हो जाती हैं, इट्स इनकॉर्पोरेटेड इन यूएई, इट कैन डू बिजनेस इन यूएई। ठीक है। अब अगर किसी के पास सिर्फ ट्रेड लाइसेंस है तो ट्रेड लाइसेंस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को रिप्लेस करता है। आपने इधर ट्रेड लाइसेंस लगाना है, अगर कोई ऑफशोर कंपनी होती तो उसका आपने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगाना होता। ठीक है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स पीरियड। यह कॉर्पोरेट टैक्स पीरियड के हवाले से कुछ बताया है कि क्या पीरियड होगा, आपने कौन से पीरियड का हिसाब किताब करना होगा, कौन सी रिटर्न फाइल करनी होगी? अभी तो नहीं बताया। नीचे इसको मैं जरा कॉर्पोरेट टैक्स पीरियड को नीचे करूंगा तो आपके पास क्या आएगा वो मैं आपको जरा बाद में दिखाता हूँ, पहले आप एक और पीरियड समझें। कॉर्पोरेट टैक्स कब इम्प्लीमेंट हुआ? अभी अभी इसकी फाइलिंग स्टार्ट हुई है ना। 2022 में जब मैं अपने दोस्त के साथ गाड़ी में ऑफिस से वापस आ रहा था, मेरे दोस्त का नाम अदनान था, मैंने ऑफिस में बैठ के ये न्यूज़ पढ़ी थी कि यूएई ने कॉर्पोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस करने का काम किया। इट वाज 2022, यस। वापस आ रहा था अपने दोस्त के साथ और वहाँ पे मेंशन था कि जो भी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा आफ्टर 1 जून 2023, बल्कि इसको बेहतर होगा अगर मैं कहूँ आफ्टर 31 मई 2023, क्योंकि 1 जून उसमें शामिल है।
कोई भी कंपनी जिसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा आफ्टर 1 जून 2023, तब आप पे कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। अबू बकर, अभी मैंने क्या कहा जी है? जी सर, आपने कहा है कि जो फर्स्ट जून से स्टार्ट होगी कंपनी, उस पर कॉर्पोरेट टैक्स इंप्लीमेंट होगा, यानी 31 मई के बाद, जो भी 2023 के बाद जो कंपनी आपका इनकॉर्पोरेट होगी। 31 मई 2023 के बाद जो जी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, पहला फाइनेंशियल ईयर, उससे आप पे जी कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। ठीक है, ठीक ठीक है। है। अच्छा, इस जुमले को आप जरा देखिएगा, फर्क क्या पड़ता है। उन ठीक है। कंपनीज को देखते हैं जो शुरू से रजिस्टर्ड हैं। स्क्रीन शो हो रही है ना? ठीक। जी हो रही है। कॉर्पोरेट टैक्स, ओके। हाँ, एक कंपनी कहती है, अच्छा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल फाइनेंशियल ईयर ईयर सर, अकाउंटिंग ईयर जो मतलब कंपनी यूज़ कर रही है अपने प्रॉफिट्स को दिखाने के लिए, सेल्स और प्रॉफिट को वर्किंग करती है कि इस साल में मेरा ये प्रॉफिट हुआ, ये सेल्स हुई। नहीं, मुझे चाहिए सर रिस्पॉन्स मेरा एक अभी भी सवाल दें। था सर मेरा एक सवाल था, ये बताइएगा, ये जो अभी हम सिलेक्ट करेंगे ड्यूरेशन को, ये हमारा अपना इख्तियार होगा इस मौके पे, जैसे आपने शुरू में एक दफा बात की थी कि हम जो मर्जी रख सकते हैं? सर, ये कब बात हुई है ये वाली कि हम जो मर्जी रख सकते हैं? उनकी क्लासेस में जब हम बात करते थे ना, तो आपने कहा था कि हर कंपनी अपना अपना टैक्स ईयर खुद सिलेक्ट कर सकती है, यानी हाँ, जून से जुलाई वाला, जनवरी से दिसंबर मैं वाला। डिस्कस करने लगा हूँ। ठीक है, अच्छा कोई, लेकिन पहले फाइनेंशियल ईयर को डिफाइन करें कि फाइनेंशियल ईयर होता क्या है। मुझे हबीब से एक डेफिनेशन चाहिए थी, क्योंकि वो अकाउंट्स बैकग्राउंड से नहीं है। अगर बाकर बता सकें या एम के बता सकें, बाकर, काशिफ और एम के। माय गॉड, ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फाइनेंशियल ईयर, हर कंपनी, हर मुंशी, हर सेठ जब एक बिजनेस शुरू करता है, तो वो हर साल अपने हिसाब किताब लेके बैठ सकता है, जाता है, हाँ बताओ भाई मैंने पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, अपना हिसाब किताब, अपने अकाउंटिंग खोल के बैठ जाता है। जरूरी नहीं है, अगर फर्ज करें एक बंदे उसने 10 अक्टूबर को बिजनेस शुरू किया, हो सकता है वो अगले साल 10 अक्टूबर को दोबारा किताबें खोल के बैठ जाए। हो सकता है वो हर साल जनवरी या दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर, 12 महीने का जो पीरियड है, इसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड खोल के बैठ जाए कि यार इन 12 महीने में मैंने इतना पैसा कमाया है। फिर लोग बात कंपेयर भी करते हैं कि यार फला 1 जुलाई से लेके 30 जून 2024 तक मैंने 5 लाख कमाए थे, लेकिन 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक मैंने 8 लाख कमाए हैं। कंपैरिजन भी कर रहे होते हैं, फिगर भी अपने फिगर का भी तयन कर रहे होते हैं कि लास्ट साल मैंने कितने पैसे कमाए, इस साल कितने कमाए। इसको हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, वो 12 साल अकाउंटिंग पीरियड या फाइनेंशियल, जिसको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को असेस करने के लिए अपना हिसाब किताब करते हैं। जिन 12 महीने का हम हिसाब किताब करते हैं, उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अच्छा अब हुआ ये कि इन्होंने कहा कि ठीक है, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स कब से लगेगा? जो हमारे टैक्स वाले भाई है ना, उन्होंने भी एक 12 महीने का पीरियड रखा होगा। वो आएंगे फैसल साहब के पास कि आप दिखाएं भाई, अपनी किताबें ले आए, आपने पिछले 12 महीने में कितना प्रॉफिट कमाया है, हमने उसके ऊपर टैक्स लगाना है। अबू बकर साहब, आप अपना हिसाब किताब दिखाएं, आपने कितने पैसे कमाए थे, कितने लगा, कितने, जी कितना टैक्स बन। ठीक है फुरकान, जी सर। अब फर्ज करें कि जो मोहम्मद साकिब साहब हैं, इन्होंने जनवरी टू दिसंबर हर साल 12 महीने का हिसाब किताब करते थे। टैक्स वाले भाई साहब आए, टैक्स वाले भाई कहते हैं कि नहीं यार, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में हर साल 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक का पीरियड होता है। जब जून का महीना आता है तो बजट तैयार हो जाता है, नया फाइनेंशियल एक्ट भी आ जाता है। तो पाकिस्तान में तो इस तरह से होता है कि जुलाई से जून तक चला जाता है। हम तो इसी को टैक्स पीरियड कहते हैं। आप ऐसा करें, अपना हिसाब किताब उठा के ले आएं। साकिब साहब कहेंगे कि भाई बात यह है कि मैं तो अपना हिसाब किताब करता हूँ, वो जनवरी से दिसंबर तक होता है। मैं एक रजिस्टर ले लेता हूँ, पूरे जनवरी टू दिसंबर मैं एक रजिस्टर लेता हूँ। 2024 शुरू होगा, जनवरी टू दिसंबर 2024 का मैं अलग रजिस्टर लेता हूँ। जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 का सेपरेट रजिस्टर होता है। अब आप मुझे कहते हो भाई जुलाई 2023 से 30 जून तक का हिसाब किताब दो,
यानी आधा मैं अपना पिछले वाला रजिस्टर खोलूं, आधा मैं अपना अगले वाला रजिस्टर खोलूं। इससे बचने के लिए कि अगले बंदे की अकाउंटिंग में और टैक्स की अकाउंटिंग में कोई डिफरेंस आए, इन्होंने बिजनेसमैन को सहूलत देने का फैसला किया। यूएई वालों ने कहा कि आप जिस दिन 12 महीने का हिसाब किताब कर रहे हैं उसी का करते रहें, हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आप जनवरी टू दिसंबर चल रहे हैं वैसे ही करते रहें, आप 1 जुलाई से 30 जून कर रहे हैं वैसे ही करते रहें। आपने हमें क्या देना है, हमें वही उठा के दे देने हैं अपने अकाउंट, हम उसी को टैक्स के हिसाब किताब में इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि मार्केट में अगर प्रैक्टिस देखेंगे तो जरूरी नहीं है हर कोई 1 जनवरी टू 31 दिसंबर चल रहा हो। डिफरेंट पीरियड थे, अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन कब से, कैसे पता चलेगा कि आपका पीरियड हम कब से शुरू होना है, किस तरह से लगाया जाए? इन्होंने डेट तय कर दी 31 मई 2023। एक डेट है, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बस 31 मई 2023 की डेट पे एक कट ऑफ लगा दिया गया कि इससे बाद से आपका जो भी पहला फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा ना, उस पे हम क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक कंपनी पहले से बनी हुई है, मुंशी साहब कहते हैं कि 1 अक्टूबर से सितंबर, 1 अक्टूबर ऑफ दिस ईयर टू 30 सितंबर नेक्स्ट ईयर, कितना टाइम पीरियड बन रहा है? अक्टूबर से सितंबर कितना टाइम पीरियड बन रहा है? 12 months सर, 1 फाइनेंशियल ईयर। फर्स्ट 12 मंथ। अब होता क्या है कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अगर किसी का 1 अक्टूबर से 30 सितंबर था, तो अब टैक्स वाला कहता है कि जो भी फाइनेंशियल ईयर आपका पहला 31 मई 2023 के बाद शुरू होगा वो कौन सा बनेगा? आपने अपनी किताबें बंद करके रख दी हैं, आप क्या कहते हैं, रजिस्टर लेते हैं या आप एक्सेल की एक फाइल ओपन करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो अक्टूबर से सितंबर तक की फाइल बनाता है। 1 अक्टूबर 2021 से 1 अक्टूबर 2021 से 30 दिसंबर 2022, 1 अक्टूबर 2022 से 30 दिसंबर 2023, 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024, हर 12 महीने का वो आपको हिसाब किताब करके देता जाता है। अब मुझे ये बताएं उसका पहला कौन सा पीरियड होगा जिस पे टैक्स लगेगा? कौन सा पहला फाइनेंशियल ईयर होगा जिस पे टैक्स लगेगा? 23-24। 1 मई 2023 से लेके 30 अप्रैल 2024 वाला। नहीं, पीरियड बताए ना मुझे, कौन सा बना? सर ये 31 मई 2023 से लेके 30 अप्रैल 2024 तक। नहीं, उसका पहला पीरियड सर, मैंने आपको कहा कि आपने चेंज नहीं करना, उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग आफ्टर 31 मई, उसका फाइनेंशियल ईयर कौन से 12 महीने थे? 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर। 30 सितंबर तक था। सॉरी, यस, 30 सितंबर तक जाएगा। सर 1 मई 2024 से लगेगा, स्टार्ट होगा और 30 अप्रैल 2025 तक जाएगा जी। सर आप मुझे डेट, मंथ और ईयर पूरा बताएं। सर ये 1 मई 2024 से 30 अप्रैल 2025। ओके, मुझे एक मिनट बताएं, आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 सितंबर से लेके अगले साल के 1 अक्टूबर से लेके अगले साल 30 सितंबर तक। आपसे मैं कहता हूं कि अब आज 31 मई 2023 है, अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसे चलने दें। इसके बाद से जो आपका पहला फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, जो आपने अकाउंटिंग का ये वाला जो अभी हिसाब किताब चल रहा है, जो रजिस्टर आपका चल रहा है, ऐसे चलने दें। ये जब बंद होगा, नया रजिस्टर खुलेगा ना, तब से मैं आप पे टैक्स लगाऊंगा। बताएं कब से लगाएंगे? सर ये अक्टूबर 2024 की बात कर रहे हैं। सर वो अक्टूबर 24 से 22 इसका से लेके पहला 30 पहला सितंबर 1 अक्टूबर 24 से तक लेके होगा ना, नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर जो पहला होगा। मैं आपको बताता हूँ, देखें 31 मई 2023 के बाद से जो पहला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, जो पहला आपका नया, वो खुलेगा 1 अक्टूबर 2023 को।
जो चल रहा था एज एट 31 मई 2023, जो आपका ठीक है चल रहा था ना, कौन सा चल रहा होगा? 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 तक वाला। ठीक है, बिल्कुल सही। यस सर। बड़ा तंग करते हैं सर आप लोग। देखें, माय गॉड, अभी आपको टैक्स वाले भाई साहब ने कहा कि यार ठीक है, आपका अभी वाला जो पीरियड चल रहा है, आप कहते हैं हम इस साल 1 अक्टूबर से अगले साल 30 सितंबर तक, तो आपका एज एट 31 मई 2023 आपका जो पीरियड चल रहा था वो चल रहा था 1 अक्टूबर 2022 से लेके 30 सितंबर 2023 तक वाला। इसको हमने चलने दिया, इसे हमने डिस्टर्ब नहीं किया। अब जो अगला साल शुरू होगा, अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, वो कब से होगा? 31 मई के बाद। अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर ही है ना। सितंबर के बीच ठीक है, फर्स्ट फाइनेंशियल स्टार्टिंग। 10 अक्टूबर 2023 हुआ है ना सर। पहला जो साल चल रहा था वो 30 सितंबर 2023 को क्लोज हो जाएगा। इससे पहले जो 22 से 23 तक चल रहा था वो क्लोज हो जाएगा 30 सितंबर 2023 को। नया फाइनेंशियल ईयर फिर डेफिनेटली अक्टूबर 2023 से ही शुरू होगा। मार्च बिल्कुल। अप्रैल सर 11 महीने उसका मतलब होगा इसके। जी सर 11 महीने बनते हैं फिर टोटल, अगर इसको लेके चलें तो 11 नहीं फर्स्ट बनते, ईयर। 12 बनते। 10 बिल्कुल सर आप अक्टूबर बिल्कुल से 11 कैलकुलेट, लेकर सर 30 आप सितंबर तक। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नहीं, सितंबर, आप इनको काउंट करें, ये 12 महीने बनेंगे। सर ठीक है, सर ठीक है। हम 31 मई 2023 ठीक हो। 31 मई 2023 है। सर आप 11 महीने के अकाउंट्स बना लिया करें। ठीक सर है, वो मैं गलत कर गया था, वो ठीक है। 31 मई को लेके चल रहा था मैं सर। नहीं नहीं, आपने देखते हैं कि जो आपका हिसाब किताब है ना, क्योंकि यूएई के टैक्स ने एक चीज जो की वो ये कि अकाउंटिंग के हिसाब किताब को डिस्टर्ब नहीं किया। बाकी मुल्कों में बड़ा एक प्रॉब्लम होता है कि आप अपना हिसाब किताब कर रहे होते हैं, जनवरी टू दिसंबर टैक्स वाला आके अपने टैक्स ईयर पे मांगता है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में 1 जुलाई से 30 जून तक के अकाउंट्स ज़्यादातर टैक्स ईयर के लिए मांगे जाते हैं। बैंकिंग वाले मेरे ख्याल से बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी वाले जनवरी टू दिसंबर मांगते हैं, और जी शुगर सर। मिल सितंबर में, शुगर मिल और इनका एंड 30 सितंबर होता है। वो ठीक है, अप्रूव कराना पड़ता है सर सेपरेट, अगर फाइनेंशियल ईयर चेंज करना हो, हाँ, टैक्स ईयर चेंज आप करना हो तो अप्रूव कराना पड़ता है। इधर उन्होंने कहा भाई आप जो फॉलो कर रहे हैं उसी को करते रहें। अच्छा, अब मुझे ये वाला पॉइंट तो सबको समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब मैं मेजॉरिटी की बात करने लगा हूँ। मेजॉरिटी कंपनी चल रही थी जनवरी टू दिसंबर पे, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। मुझे ये बताएं, जो जनवरी टू दिसंबर चल रहे होंगे उनका पहला टैक्स ईयर कौन सा बनेगा? वो कौन सा पहला फाइनेंशियल ईयर होगा विच विल बी सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट टैक्स ईयर? वो जनवरी टू कौन सा दिसंबर का 10 जनवरी 2024। 10 जनवरी फर्स्ट? 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखें, ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये कहाँ पे डिफाइन होता है? ये क्या मुकम्मल तौर पे आपकी मर्जी है? आप कह रहे हैं कि आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे डिपेंड करता है। मेमोरेंडम ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? मेमोरेंडम तो उस कंपनी के बाई लॉज होते हैं, मतलब पाकिस्तान में जो मेमोरेंडम यूज होता है कि क्या मेमोरेंडम में करना है सर उसमें, कंपनी क्या का नाम, उसकी उसके यूएई ओनर्स में का नाम, उसके एड्रेस, उसकी शेयर जैसे आपको होल्डिंग। ट्रेड लाइसेंस मिलेगा। नहीं, अगर मैं मेमोरेंडम को ज़रा बेहतर तौर पे बताऊंगा
ट्रेड लाइसेंस एक कंपनी को डिफाइन करता है, ये कंपनी है, ये इसका नाम है, ये उसका ऑनर है, ये उसका शेयर होल्डर है। मेमोरेंडम कंपनी के वे ऑफ वर्किंग को, लिमिट को, उसकी पावर्स को, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को डिफाइन करता है, उसका कानून। ठीक क्या है, वो काम क्या करेगा? हाँ कह लें काम भी इसमें आ जाता है, ऑल्दो यूएई में वो एक्टिविटी मेंशन होती है ट्रेड लाइसेंस पे भी। यहाँ पे आप देखें फाइनेंशियल ईयर मेंशन है। वैसे ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी हो सकता है कि वो आपको इसको आपकी जवाबदीद पे छोड़ दे, वो मेमोरेंडम में डिफाइन ही ना हो। सर हमने यहाँ से डीडी पे कंपनी की फॉर्मेशन पड़ी थी, वहाँ ये से अगर फीस मेमोरेंडम जमा पे कराएं तो उसके सर, बाद मेमोरेंडम बनाते हैं। ये मेमोरेंडम में डिफाइन होगा या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? मैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन समझा, यूएई मेमोरेंडम में में तो मजे की बात ये, अच्छा मजे की बात ये है कि मैंने यूएई में आज तक आर्टिकल एसोसिएशन सेपरेट नहीं देखे। आई ये कैन देखिए इसी में मेंशन नॉट, होता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो लेकिन मेमोरेंडम मैंने यूज होती हमेशा है तो 5 बड़ी मेमोरेंडम स्ट्रिक्ट क्लॉज है, उसकी बड़ी 5 स्ट्रिक्ट क्लॉज है। पाकिस्तान इसमें में, बिजनेस क्लॉज है क्या, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड की कोई क्लॉज नहीं है उसमें। अच्छा पाकिस्तान में जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे पाकिस्तान में मेमोरेंडम में उसकी शेयर होल्डिंग की लिमिटेशन लिखी होती है, एक्टिविटी लिखी होती है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, 5 यूएई में, क्लॉज होती है। जी यूएई में जो मेमोरेंडम है ये बेसिक वो तमाम चीज़ें कवर करता है जो पाकिस्तान में आर्टिकल करती हैं, और कुछ फ्री जोन जो मेमोरेंडम जारी करते हैं उसके ऊपर लिखा होता है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये मेरा पता नहीं इन्वेस्ट इन दुबई क्यों नहीं चल रहा। और ये सारा प्रॉब्लम भी सिर्फ मेरे एक पोर्टल पे है, एक क्रोम पे। ओके, ये आप अगर किसी ने कंपनी सेट की हुई हो ना, तो जो ही ट्रेड लाइसेंस से थोड़ा नीचे जाएंगे आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं है मेमोरेंडम में हो, कई दफ़ा मेमोरेंडम में डिफाइन नहीं भी होता। यहाँ पे हम पास्ट प्रैक्टिस देखते हैं। मेरे पास अगर कोई बंदा आता था ना, मुझे बताता था हम क्या फाइनेंशियल ईयर रखें, मैं उससे पहले कहता था भाई मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, वो कहता था नहीं, अगर मेमोरेंडम में लिखा हुआ है तो भाई ठीक है भाई, फिर तो डॉक्यूमेंट है ना। अगर मेमोरेंडम में नहीं मेंशन, फिर मैं कहता था ठीक है भाई, फिर आप मुझे ये बताएं कि आपने अपनी ये अकाउंट्स आज तक कभी किसी अथॉरिटी को सबमिट किए हैं। अगर वो कहता था नहीं भाई तो कभी किसी अथॉरिटी को भी नहीं किए, तो इसका मतलब है कि उसका फाइनेंशियल ईयर अभी तक डिफाइन ही नहीं है, उसने अभी तक किसी अथॉरिटी के लिए। फिर मैं उसे कहता था भाई हमने एक ऐसा फाइनेंशियल ईयर चूज करना है कि आपका मैक्सिमम टैक्स बच जाए, मैक्सिमम पीरियड कॉर्पोरेट टैक्स से बाहर रहे। वो कैसे कर सकते हैं यार? अगर आपको कोई बंदा 6 कहे महीने कि भाई अपनी 6 मर्जी से मंथ्स एक पिछले टैक्स ईयर साल के, चूज 6 करना मंथ्स है, नेक्स्ट साल, 6 महीने पिछले साल के, 6 महीने नहीं नहीं नेक्स्ट एक ईयर के। नहीं आप मेरा बड़ा सोच के बताएं कि आप कौन सा फाइनेंशियल ईयर, कौन से 12 महीने सेलेक्ट करेंगे आप मैक्सिमम टैक्स से बचे रहें, कॉर्पोरेट टैक्स से बचे रहें। मैं सितंबर 22 से लेके 31 मई तक, अक्टूबर से, अक्टूबर सर 12 नवंबर। महीने होगा ना, 12 हमेशा हाँ 12 मैं महीने का नवंबर हिसाब से रजिस्टर करूंगा ना उसको, नवंबर 22 से, ठीक है, अक्टूबर 23 तक। है। हाँ जी, तो कितने महीने बचे? उससे ये है कि 6 महीने का टैक्स बनेगा ना, 6 महीने मेरे पहले बच जाएंगे, अगले 6 महीने का टैक्स दूंगा। नहीं आपका देखें, तवज्जो से सुनिए, आपका जो टैक्स ईयर लगेगा, आपके जिस फाइनेंशियल ईयर पे टैक्स लगेगा वो होगा जो 31 मई 2023 के बाद से शुरू हो। सिर्फ पहले साल को आपने देख के बताना है। पहले साल हम मैक्सिमम कितना टाइम, एक कंपनी पहले से चली आ रही है, फिर 18 माह वाला करेंगे फिर। ये भाई आप देखें पता नहीं क्या कह रहे हैं, मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है, मुझे बताने दें। मैं आपको एक टाइम लिमिट देख रहा हूँ, ठीक है, एक नहीं है, उसका पीरियड है मार्च से 1 मार्च से 28 फरवरी तक, 12 महीना बनते हैं ना। अगर एक कंपनी है उसका पीरियड है 1 अप्रैल से 30 मार्च तक, एक कंपनी है उसका पीरियड है 1 अक्टूबर से
30 सितंबर तक। हाँ, आप मुझे बताएं कि इस पे ये वाली कंपनी शुरू से चली आ रही थी, ये कॉर्पोरेट टैक्स कब से लगना शुरू होगा? सॉरी सर, पीरियड रिपीट करेंगे? सॉरी, पीरियड को रिपीट करेंगे? सही, मैंने आपको स्क्रीन में नजर आ रहे हैं सामने? जी जी। सर मुझे बताएं, फर्स्ट जो पहली जून से कंपनी है, फर्स्ट जून से शुरू। पहली कंपनी जो 1 मार्च टू 28 फरवरी अपने अकाउंट्स बनाती है, बताएं इसका पहला फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा जिस पे कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा? फरवरी 24, मार्च 24 इसका पहला होगा। मार्च 24 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई पीरियड कोई कहे कि भाई मेरा जो टाइम होगा ना वो होगा 1 जून से मुझे बताएं इस पे कब से लगेगा, कब से कॉर्पोरेट टैक्स लगना शुरू होगा? जून से लेकर मई 31 मई तक। ये भी बताएं ना सर। चली आ रही है, कोई पहले से चली आ रही है 1 तो जून उसका 23 से लेके 31 मई 24 स्टार्ट हो जाएगा 1 जून 2023। अगर किसी का 31 मई तक क्लोज हो जाता है तो उसका फाइनेंशियल ईयर 1 जून 2023 से शुरू हो जाएगा, टैक्सेबल फाइनेंशियल ईयर। हाँ जी, ये 1 जून 2023 की किसको नहीं समझ आई? सर मैंने आपसे कहा कि 31 मई 2023 के बाद जो आपका पहला फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, आपका 31 मई 2023 यहाँ पे खत्म हो गया, इसके अगले दिन 1 जून आता है ना, तो आपका अगला फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल अगले दिन से शुरू हो रहा है। पॉइंट समझे? एनीवन? बिल्कुल। नहीं, मुझे वो बताया ना सिर्फ जो जिसका अभी तक कोई कंफ्यूजन है। बाकर एंड सफीउल्लाह। यार जवाब ही नहीं देते आप लोग, क्या करूं मैं? सर क्लियर है। सर आप बकर मुझे ही बोलते हैं किशोर को बोल। नहीं, आपको अबू बकर उसको कहता हूं, बकर बाकर, कोई और। ठीक है। जी जी अच्छा ठीक। जी सर। सर सर आप कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर से उनका कॉर्पोरेट टैक्स का ईयर शुरू हो रहा है जो 30 सितंबर पे खत्म हो रहा है। जी, देखिए मैंने आपसे कहा कि, तो सुनिएगा, मैंने आपसे कहा जी जी हम शुरू करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। मैंने आपसे कहा, लाइन मेरी जहन में रखिएगा, मैंने कहा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा आफ्टर 31 मई 2023। अच्छा, अब मुझे बताएं, एक कंपनी है वो कहती है मैं हर साल 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक अकाउंट्स बनाती हैं, जी ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि आपका 31 मई 2023 के बाद कौन सा पहला फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा? 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर तो चल रहा है, ठीक है। आज अगर 31 मई है, आप आज बैठे हुए हैं 31 मई 2023 को, आप कहते हैं कि जो अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 31 मई 2023 के बाद, स्टार्ट का वर्ड भी आपने याद रखना है, ठीक है, जी वो होगा ऑन 1 जनवरी 2024, राइट? ये वाला पॉइंट समझ गए? जी जी सर, क्लियर होगा? बाकर बकर
जी जी सर, ये जो दरमियान का पीरियड है, फर्स्ट अप्रैल 2023 से लेके दिसंबर 23 तक का, इसका क्या होगा? जी, मेरा जो सारा क्वेश्चन है वो इसके गेट अवॉल्व कर रहा है कि यूएई के टैक्स में जो एक सहूलत है वो ये है कि बावजूद इसके कि कॉर्पोरेट टैक्स इम्प्लीमेंट हो गया है, लेकिन आपका फाइनेंशियल ईयर चूंकि जनवरी टू दिसंबर था ना, आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 7 महीने कॉर्पोरेट टैक्स से बचे रहे। इसके बावजूद कि कॉर्पोरेट टैक्स इम्प्लीमेंट हो गया था, इसके बावजूद कि आपकी कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी। ठीक है, जी ठीक है, आप 7 मंथ्स बचे रहे। अगर आप कहते हैं कि मैं तो बनाता हूँ 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, जी जी अब मुझे बताएं कौन सा पहला महीना इसमें आपके इस ऊपर वाले में आपके कह रहे हैं तकरीबन 7 मंथ्स सेव हो गए, हालांकि कॉर्पोरेट टैक्स इम्प्लीमेंटेड था। अभी मुझे ये बताएं कि अगर 1 अप्रैल से 31 मार्च क्या है साकिब? जी साकिब बताएंगे प्लीज। साकिब 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगा सर, इसका नया जो टैक्सेबल टैक्स शुरू होगा 1 अप्रैल 2024 से। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि कॉर्पोरेट टैक्स इंप्लीमेंट होने के बावजूद आप कितने महीने कॉर्पोरेट टैक्स से बचे रहे? 10 महीने। ठीक है, मैंने मैक्सिमम जिसमें फर्स्ट जो सबसे ज्यादा बचेगा, जिसने जो है ना मई में कंपनी इनकॉर्पोरेट की है मई में, और उसी साल शुरू हो गया, तो उसको सबसे ज्यादा जो है ना बेनिफिट मिलेगा। सर इसका मतलब क्या है कि मतलब पहले साल डील आपने कंप्लीट कर टैक्स लो। नहीं देना, हाँ, मुझे अब पहले बता, साल टैक्स नहीं देना, ये है इसका इसका मतलब मतलब सर? आपको जो आपका साल चल रहा था ना, उस दौरान इन प्रोसेस था, उन्होंने उस पर आपको तंग नहीं किया, उन्होंने ये अच्छा, नहीं कहा जब कि तक आगे टैक्स साल के। ईयर कंप्लीट नहीं हुआ हमारा, वो कंप्लीट नहीं हुआ हमारा फाइनेंशियल ईयर, तब तक उन्होंने बोला कि खैर है। जी साकिब, अब बताइए कि ये जो केस है, स्क्रीन शो हो रही है ना, 1 जून टू 30 मई, इसका कौन सी डेट पे टैक्स ईयर स्टार्ट होगा? साकिब, आर यू अवेलेबल इन चैट? ओके, वजाहत अली कादरी सर बताएंगे? से इसमें 31 को वो नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट डे जून में, मतलब 20, इसमें 1 जून 2023 जी से स्टार्ट हो जाएगा। गुड, ठीक है, अब मुझे बताएं कितना टाइम कॉर्पोरेट टैक्स होने के बावजूद, कितने दिन आप कितने महीने बचे रहे कॉर्पोरेट टैक्स इंप्लीमेंट होने के बावजूद? एक दिन भी नहीं सर। इसमें तो कोई मंथ नहीं बचा। तो सर मतलब वो बंदा जिसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती, आप उसको फिर 1 मई 23 से रजिस्टर करेंगे ताकि उसका फायदा हो। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने स्टेट किया होता, अगर आपने, अब 1 बताएं। मई से वो तो मैक्सिमम होगा, 1 मई 2023 से वो तो मैक्सिमम 11 महीने का बेनिफिट मिलेगा। ये मैक्सिमम था। इसकी जो रिटर्न जॉब बनेगी ना, वो बनेगी आफ्टर 9 मंथ। आफ्टर 9 मंथ कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न कब फाइल करनी है आपने? आफ्टर 9 मंथ ऑफ योर ईयर एंड। ओके, बट
सर फिर इसका तो एक फायदा भी है कि फिर तो सीजन सारा साल चलता रहता है वो कॉर्पोरेट टैक्स का, यानी कि जिस कंपनी का जब जब साल खत्म हो रहा है उसके 9 महीने बाद वो टैक्स जमा करा रहा है। तो ऐसे नहीं जैसे पाकिस्तान में था कि 31 दिसंबर कंपनी की लास्ट डेट होती है, तो इस तरह नहीं है, यानी पूरे साल ही फिर काम आता रहता होगा। हाँ, लेकिन उसका एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। मिसाल के तौर पर अगर मार्केट में 20 कंसल्टेंट बैठे हैं, हाँ उसको टाइम मिल जाएगा हर बंदे को। ठीक है, आपके पास, ठीक है, अगर आप एक कंसल्टेंट ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं ना, आप दूसरे के पास चले जाएं। लेकिन जब इकट्ठा होता है ना, सब सब कंसल्टेंट्स की ईद हुई होती है, रश लग जाता है, थर्टी हाँ। रश जैसे लग थर्टी जाता है फर्स्ट बहुत दिसंबर ज़्यादा। है या सितंबर, फिर टाइम नहीं होता, हर बंदा कहता है चल यार इतने पैसे रेट बढ़ जाते हैं। जी, खैर रेट तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे अल्लाह के फजल करम से, ये आपको दुबई में, अगर आप पाकिस्तानी मार्केट में बैठे हैं ना, आपको ये पैसों का मसला नहीं होगा दुबई में काम करते हुए। अच्छा। हाँ, बाकी प्रॉब्लम्स होंगे, हाँ हाँ, लेकिन आपने मार्केटिंग अच्छी करनी है, वो तमाम चीज़ें रखनी है, विजिबिलिटी बहुत रखनी पड़ती है। लेकिन अभी तक लगता है अल्हम्दुलिल्लाह सर बड़ी। आप, मुझे लग रहा है कि आपका ही आके एम्प्लॉय बनना पड़ेगा शुरू में। हाँ, देखें, पाकिस्तान में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आउटसोर्स की हुई हैं चीज़ें, और अच्छा। यहाँ पे एम्प्लॉय रखने वाला जो चक्कर है वो थोड़ा-सा है सही, बट इतना ज़्यादा नहीं। खैर अल्लाह के फज़ल-ओ-करम से 6-7 बंदों का मेरा स्टाफ यूएई में है, और यूएई में अगर आप 7 बंदों का अच्छा, स्टाफ रखते हैं, तो इट मीन कि आप पाकिस्तान में कम पैसों पे भी अगर ज़्यादा काम की जाए तो लर्निंग के लिए ज़बरदस्त है। नहीं, यूएई में जो लोग यूएई में ऑन ग्राउंड मौजूद होते हैं ना, उनको कम पैसों में रखना पॉसिबल नहीं होता। वो जो कम पैसे भी होते हैं ना, वो भी एक्सपेंसेस थोड़े लर्निंग ज़्यादा के से ज़्यादा ही लग रहे होते हैं। यहाँ पे हमें आउटसोर्स करना पड़ता है, अच्छा। ठीक है? फैजान साहब, मैंने आज फर्स्ट लेक्चर में भी आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि कुछ एक आध वेबिनार जो है वो उसके लिए क्लाइंट हंटिंग के की गाइडेंस के लिए भी एक अगर हो जाए तो वो सबके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। सर, क्लाइंट हंटिंग, सबसे पहले तो सेल्स इज़ नॉट समथिंग वेरी ट्रिकी, ठीक है? जैसे लोगों ने बताया हुआ है ना, आप ऑलरेडी कंसल्टेंसी वगैरह आपने की हुई है? जी, कंसल्टेंसी हम लोग करते हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पे रिटर्न वगैरह के लिए तो करते ही हैं हम लोग, तो उसमें कैसे क्लाइंट आपके? जी सॉरी, अच्छा, अब आपकी मैं उन पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने पहले कभी बिज़नेस नहीं किया हुआ, कुछ पॉइंट्स बताऊँ। पॉइंट नंबर 1, कि सेल्स इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। सेलिंग रॉकेट साइंस वहाँ पे होती है, जहाँ पे आपको डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करनी होती हैं। आप कोई ऐसा सामान बेच रहे होते हैं जो अगले को ज़रूरत ही नहीं होता। आपने कोई प्रॉपर्टी की सेल्स में है, या वहाँ पे ये आपको सेलिंग स्किल्स चाहिए होते हैं। यहाँ पे अगर आप अच्छे हैं, तमीज़दार हैं, तो सेल इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। बस लोगों को बताना होता है। ज़रूरत तो देखिए हर बंदे की है। नीड ऑलरेडी अराइज़ हुई हुई है कि कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन हर किसी ने करवानी है, टैक्स रिटर्न हर किसी ने करवानी है। ठीक है? आपने सिर्फ़ बताना है कि हाँ, मैं ये वाला काम करता हूँ। आपने सिर्फ़ अपना नॉलेज दिखाना है लोगों को, अपनी विज़िबिलिटी रखनी है, विज़िबल रहना है। ठीक है? अब यूएई में क्या होता है, लोग लिंक्डइन पे बैठे होते हैं, जो लोग कंसल्टेंट्स होते हैं ना, उनकी अगर आप लिंक्डइन प्रोफ़ाइल पे जाएँगे, डेली उन्होंने 1-1, 2-2 पोस्ट लगाई होती हैं। अगर कहीं पे सेमिनार होगा, उनकी पिक्चर्स बड़ी वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही होंगी। ठीक है? सबको पता होगा, हाँ, ये वाला बंदा, वो मुख्तलिफ़ लोगों से कंसल्ट करने की कोशिश करते होंगे। ठीक है? करते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ़ बिज़नेसमैन से मिलना-मिलाना, ये बहुत ज़्यादा है। बाकी वो तमाम कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनका आप सबको आइडिया है। लिंक्डइन को मैं हाईली रेट इसलिए करता हूँ कि सोशल मीडिया पे जो हमारा काम है ना, वो है ट्रस्ट बेस्ड। सोशल मीडिया, फेसबुक, जहाँ पे प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ इतनी ज़्यादा नहीं बिक रही होती। अब मिसाल के तौर पे अगर आपने टेक्स्ट बेचना है, फेसबुक पे लो प्राइस की आपकी चीज़ें, जो हमारा काम है ये कॉन्फिडेंशियलिटी वाला होता है और ट्रस्ट वाला होता है। लोग कोई नहीं चाहते हैं कि अपनी इनकम हर किसी से शेयर की जाए। तो अगर आपका ट्रस्ट है ना एक दफ़ा, तो आप अगर क्लाइंट को बहुत ज़्यादा तंग नहीं कर रहे होते, वो कहीं और नहीं जाता। आप सबसे ज़्यादा लिंक्डइन को यूज़ करें, यहाँ पे लिंक पे यूएई बंदों को, अपनी लोकेशन यूएई की कर दें, यूएई के लोगों को ऐड करें। अपनी प्रोफ़ाइल पे बजाय इसके कि आप कुछ और लिखा हो, आप मेंशन करें कि आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, यूएई के टैक्स कंसल्टेंट हैं, आप ये सर्विसेज़ देते हैं। ठीक है? आपने अगर अपने घर के लिए प्लम्बर बुलाना है, आप किसको बताएँगे? जिसका आपको पता है कि फलाँ प्लम्बर की प्लम्बर है, फलाँ की प्लम्बर की दुकान है। आप उसके पास जाएँगे, चाहे किसी के जितने मर्ज़ी हैं अच्छे स्किल्स हैं, वो अगर घर में बैठा हुआ है, तो आप उससे कभी सर्विसेज़ नहीं लेंगे। आपको नहीं पता वो ये काम करता है, चाहे वो आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो। इसी तरह से ऐसी बात भी नहीं है कि जो प्लम्बर है उसे अपनी सर्विसेज़ बड़ी कोई बेचनी पड़ती हैं।
प्लम्बर की जो ही किसी को जरूरत पड़ती है वो इमीडिएटली आप उसके पास चले जाते हैं, अगर विजिबल है, अगर अगर लोगों को पता है तो आपने बस लोगों को बताना होता है। आप जहाँ पे जाते हैं आपने अगले बंदे को बताना होता है कि हाँ मैं ये सर्विस देता हूँ, कम्युनिकेट करना है, विजिबिलिटी रखनी है, अपने स्टेटस पे, अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, अपनी लिंक्डइन पे लगाना है कि हाँ मैं ये सर्विस देता हूँ, लोगों को कॉन्टैक्ट करके बताना है। कोई बड़ी चीज नहीं है, आप कहें कि सेलिंग बड़ी कोई रॉकेट साइंस है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स सिंपली विजिबिलिटी। जरूरत तो ऑलरेडी है वहाँ पे। आप देखें, आप प्रॉपर्टी तो बेच नहीं रहे कि आप किसी को कहेंगे कि यार फलां एरिया में प्रॉपर्टी लो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के रेट्स बढ़ जाएंगे। ये तो जरूरत है, नहीं करोगे तो फाइन आ जाएगा। सर जो आप भी आउटसोर्सिंग करते हैं वो लिंक्डइन से देख के करते हैं? नहीं, लिंक्डइन तो देखें आपके अपने जाने वाले सर्कल ही पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि उन्हीं को दे देता हूँ। अच्छा, मैं तो इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर इधर से तो जाता है वहां पे तो उसे स्टार्ट में एक किक लेने के लिए कैसे उसे पता है कि मैं सरवाइव करूंगा और मेरे पास इतना होगा कि मैं यहाँ पे रह सकूं और अपने खर्चे उठा सकूं, इस नहीं, लिहाज से मैं बिजनेस बात के कर हवाले से मैं अगेन ये कहता हूँ कि डबल एज स्वॉर्ड। ऑल्दो मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि एंटरप्रेन्योर पहला बंदा हूँ अपनी फैमिली से, एक गवर्नमेंट जॉब करने वाली फैमिली से जिसको ये बिजनेस का चढ़ा और उसने ये स्टेप लिया, तो मैं उनको खबरदार भी करता हूँ, बांध भी एक बीच में देता हूँ कि अच्छी चीज़ है बट कैलकुलेटेड रिस्क, अन्य बात छलांग नहीं मारनी, इट्स डेंजरस आल्सो। ठीक है, आप देखिए एक बंदा अगर घर में बैठा हुआ है ना, जॉब कर रहा है, अल्लाह ना करे 1 महीने जॉब नहीं है, उसका कितना घर का एक्सपेंस ही चला जाएगा ना, कहीं से कर्जा लेके देना पड़ेगा, इतना नेगेटिव जी होगा जितना उसका एक्सपेंस है। लेकिन अगर आप बिजनेस में है ना, आप ठीक से मैनेज नहीं कर पाते, आपका सिर्फ लिविंग एक्सपेंस नीचे नहीं जाता, बिजनेस का एक्सपेंस भी जाता है। तो जी अगर अल्लाह ना करे आप किसी क्लाइंट को सर्विसेज अच्छी नहीं दे सकते, जॉब में तो ये होता है कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपको ऑनर दोस्त सुनाएगा, लेकिन ज्यादातर जगहों पे ऑनर खुद ही बियर कर रहा होता है लॉस। ठीक है, वो आपको नहीं कहता भाई ये इतना नुकसान हो गया है मेरा, ये तुम पूरा करो पॉकेट से, ज्यादातर नहीं कहते। जी बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, बिजनेस में आप अपने क्लाइंट को कंपनसेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एग्री हैं जी, 100% एग्री हैं। थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो रिस्क, अच्छा अब वो जो आपने अगर रिस्क लेना है तो वो बड़ा सोच समझ के लेना है। सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब पाकिस्तान में आप लोग हैं ना ऑलरेडी, शुरू से प्रैक्टिस करें, अपनी लोकेशन यूएई कर दें, लोगों को बताना शुरू करें कि आप यूएई की जो सर्विसेज देते हैं, यूएई में लोगों को कॉन्टैक्ट करें, कन्विंस करें कि आप एक्सपर्ट हैं इसके, आप पढ़ें कैबिनेट डिसीजन, मिनिस्ट्रियल डिसीजन, फेस बनाएं अपना। कई दफ़ा आपको एक कंपनी की ज़रूरत होती है, कई दफ़ा नहीं भी होती। अगर आप एज अ फ्रीलांसर करना चाहते हैं तो भी लोगों को बताएं। लेकिन अब आप खुद देखें ना कि आपने अगर किसी से सर्विसेज लेनी है, आप दुबई में बिजनेस कर रहे हैं, आप किस तरह के बंदे से लाएंगे? क्या रैंडमली फ्रीलांसर से ले लेंगे? लेते हैं लोग, लेकिन चले मैं अगर अपने लिहाज से देखूँ, अगर कोई कंपनी है, कोई बंदा यूएई में मौजूद है, उसका बिजनेस है, मैं उसको मे बी 5,000 dirham दे के वो काम करवा रहा हूँ, लेकिन फ्रीलांसर को मैं 1,000 dirham दे के भी नहीं करवाता। मैं कहूँगा यार ये तो मिलेगा ही नहीं, ये चला गया तो मैं किसे पकड़ूंगा। तो बाकायदा सेटअप को डिज़ाइन करना, ये सोच समझ के करने वाला फैसला है, और थोड़ा सा आप रिस्क को मैनेज करें तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, और हर लिहाज से अच्छी है। यानी अगर इनकम के लिहाज से देखूँ तो पाकिस्तान में जो महीने की चीज़ है ना, जिस सैलरी के पीछे लोग भागते हैं, 2 लाख 3 लाख, ये अल्लाह के फजल करम से एक क्लाइंट में से निकलती है, एक ट्रांजेक्शन में से इतने पैसे आ जाते हैं। सर, ये हम उसी वक्त अपने आप को शो करा सकते हैं ना जब हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो और हम अपने आप को देख सकें कि हाँ हम इतने एक्सपर्ट हैं कि किसी का काम कर सकते हैं। नहीं देखें, आप सब कुछ नहीं कर सकते, आप यू कैन डू एनीथिंग बट यू कैन नॉट डू एवरीथिंग। आप किसी हद तक टीम बनानी पड़ती है, एम्प्लॉयज हायर करने पड़ते हैं। आपको क्या ख्याल है जो बहुत बड़े लेवल पे कंसल्टेंसी प्रैक्टिसेस होती हैं, इनमें बाजू का सीईओ को, ऑनर को कुछ भी नहीं पता होता, ये आपने विजिबिलिटी कैसे रखनी है, अपना स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। मैं कुछ ऐसे बिजनेसमैन के साथ भी काम करता हूँ जिनको इस फील्ड की एबीसी भी नहीं पता, सर और वैसे भी जब एक एक इंफॉर्मेशन दीजिएगा कि यहाँ पे यूएई में अकाउंटेंसी की सर्विसेज के हवाले से आप कुछ गाइड करें कि अगर यहाँ पे अकाउंटेंसी की सर्विसेज किसी को देते हैं तो वो कितना कमाया जा सकता है, यहाँ पे इनकम हो सकती है। यूएई के मार्केट में बहुत वेरिएशन है, मिनिमम तो है, मैक्सिमम नहीं है। ठीक है,
मिनिमम 100-150 वाले भी हैं, लेकिन मैक्सिमम की अगर बात करें तो अल्लाह के फजल करम से बड़ी कंपनी भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने रिस्क हर किसी के लिए रखा होता है, जॉब में भी और बिजनेस में भी। मिसाल के तौर पे मेरे एक दोस्त हैं जॉब सीकर को बड़ा हेल्प करते हैं। उनके पास एक बंदा आया, उसने कहा यार मुझे ACCA फाइनलिस्ट चाहिए, एक ACCA फाइनलिस्ट की सीवी दो, 9,000 dirham से भी दूंगा। उसने कहा यार 9,000 dirham में आपको एक ACCA फुली क्वालिफाइड मिल जाएगा। उसने कहा नहीं भाई मुझे ACCA फाइनलिस्ट ही चाहिए। कोई अच्छे ACCA करते होंगे मार्केट में, लेकिन ACCA फाइनलिस्ट चाहिए जिसका ACCA कंप्लीट ना हो। उससे पूछा क्यों? उसने कहा एक्चुअली मैं ACCA हूँ, मैं 18,000 ले रहा हूँ। अगर मैं अपने अंडर एक ACCA 9,000 पे रख लूंगा तो मेरे बॉस को पता चल जाएगा कि यार ACCA तो 9,000 में आ जाता है, वो मुझे क्यों 18,000 देगा? तो उधर एक ACCA फाइनलिस्ट ही रखा। क्यों? अल्लाह ताला ने वहां पे रिस्क ही ACCA फाइनलिस्ट का लिखा हुआ था। तो हर किसी की मार्केट है, जरूरी नहीं है कि जो बड़ी कंपनी सेल कर रही हैं वही आप कर रहे हो, या आप पाकिस्तान आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब आपने करना कैसे है, किसी ना किसी हद तक एंटरप्रेन्योरशिप आप पे डिपेंड करती है, एंड डेफिनेटली यू विल हैव टू स्ट्रगल। इतना आसान नहीं होगा कि आप कहें कि आप आएंगे और काम तो पसीना आएगा। शुरू में हो सकता है आप एक ज़माना था मैंने सोचा था कि यार मैं इससे बेहतर है जॉब कर लूँ, लेकिन वो अल्लाह ताला ने हालात ऐसे बदलते रहे, चीज़ें बदलती रहीं। फिर ठीक है, लेकिन बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। सर हमारे इधर पाकिस्तान में ERP लोकल मेड होते हैं, तो उधर के जो ERPs हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं अकाउंटिंग के, उनमें कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन तो नहीं है कि बंदा कहे कि ये मेरे सामने क्या चीज आ गई? नहीं, ERP दुनिया में कहीं पे भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो बहरहाल विजिबिलिटी रखना है इसमें लिंक्डइन का इस्तेमाल इवन जॉब वालों के लिए भी। यार जो टेक्निक्स है ना वो ऑलमोस्ट एक ही हैं, जॉब वालों के लिए भी और बिजनेस वालों के लिए भी। विजिबिलिटी रखें। अब मतलब आप मुझे एक बात बताएं कि कई लोग होते हैं वो आते हैं लिंक्डइन, इंडीड, दुबई गल्फ, गल्फ नौकरी, ये सब चीज़ें खोल के बैठ जाते हैं और अप्लाई करते रहते हैं। अब मुझे बताएं कोई बिजनेसमैन हो जो सिर्फ बैठा हुआ टेंडर दे रहा हो, चांसेस कम हो गया। आपको विजिबिलिटी रखनी पड़ती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, कितने लोगों तक आप अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। और किसी ज़माने में आज दोस्त वक्त मेरा बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन मैंने एक चीज़ बनाई थी, रीच प्लस रेलिवेंस, कोई इस तरह का एक क्राइटेरिया मैंने देखा था। वो अपना खुद ही वर्ड बनाया था, रीच प्लस रेलिवेंस। आप कितने लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं और कितने से वो रेलिवेंट है। जैसे गर्म कपड़े कब बिकते हैं? सर्दियों में, गर्मियों में नहीं बिकते। आपको जब एक चीज़ ज़रूरत है ना अगले बंदे को, लाइक कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न का आई हुई है, आप ड्यू हो गई है, ज़रूरत तो ऑलरेडी मौजूद है, अब आपने बीच में बेचना है अपना सामान, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना है, उनको ये बताना है कि यू आर एन एक्सपर्ट। और ये अगर हम उधर जाके इस चीज को करते हैं तो वो मतलब ज्यादा सुटेबल इस लिहाज से है कि उन्हें पता है कि बंदा इधर अवेलेबल है, का सेटअप है। अगर हम पाकिस्तान में बैठ के फ्रीलांसिंग में करते हैं तो काम मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। हर किसी की अपनी मार्केट है ना। आप देखें कुछ छोटा बिजनेस है, उसके दिल होगा पाकिस्तान में कोई बैठा हुआ 50 dirham में 100 dirham में कर दे, ठीक है, लेकिन अगर अच्छे मार्केट नहीं है फिर आपको इधर होना पड़ता है। और मेरे साथ आल दोस्त में फिर मेरा अपना बिजनेस इंटरेस्ट आ जाता है। मैं वो इधर पढ़ाते हुए वाली बातें नहीं करता कि मेरे साथ जो लोग एफिलिएटेड हैं, बहुत सारे लोग, वो ये है कि मेरी फर्म से एग्रीमेंट करते हैं, बैठे पाकिस्तान में होते हैं लेकिन वो अपनी कंसल्टेंसी यूएई में दे रहे होते हैं। उनकी लोकेशन हो गई, उनके पास एक ऑफिस का नाम आ गया, ऑफिस यूएई में है, आपके पास फर्क करें एक यूएई नंबर है, हु नोज आप कहाँ पे हैं, ठीक है, कि किसी ने मिलना है तो उस काम के लिए मैं अवेलेबल हूँ। उसमें हम आपको बुक कीपिंग की सर्विसेज भी दे सकते हैं। कोई भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो टेक्निकल होती जाती हैं वहाँ पे आपका रेट बढ़ता जाता है। मैं वैसे भी अपने 90% क्लाइंट से कभी फेस टू फेस नहीं मिला। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है,
सर एक क्वेश्चन मेरा है, जी एक क्वेश्चन है सॉरी मुझे नहीं समझ आई। सर। मैं ओके एक सवाल पूछना चाह रही हूँ आपसे। जी सर मेरी जो कंपनी जहाँ मैं जॉब करती हूँ अभी, वो रजिस्टर्ड है दुबई की कंपनी में भी, ठीक है। वो ठीक है यहाँ बैठ के सारे काम हो रहे होते हैं, वो ट्रेडिंग ऑयल वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं और फिर ट्रेडिंग ही कर रहे हैं जस्ट लाइक ना। तो ठीक है अभी मैंने उनसे परसों, जैसे मैं अभी टैक्सेशन ये शुरू किया यूएई का, क्योंकि मैं पाकिस्तान में तो आयरिश वगैरह पे एफडीआर पे सारे काम करती हूँ, सेल टैक्स का भी, इनकम टैक्स का भी। तो जब मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे ये आपका जो सॉफ्टवेयर आज हमने जो देखा है सारा, तो वो बना बनाया है उनके पास, तो क्या आप अभी मुझे देते हैं कि मैं उनसे चीजें पूछूं, करना शुरू करूं वहां से कुछ? डेफिनेटली ओके डेफिनेटली यस। इस काम के लिए तो मेरे पास ऑलरेडी लोग अटैच हैं मेरे साथ, लेकिन इसमें ये होता है कि मैं एटीट्यूड के प्लेटफॉर्म से नॉर्मली नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें एक काफ़ी हद तक है पर्सनल इंटरेस्ट मौजूद है। लेकिन फिर भी आप सब लोग अपने तौर पे कहीं ना कहीं से हर लिहाज से ये वाला काम शुरू करें। कंसल्टेंसी बड़ी बेहतरीन चीज़ है, यानी एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा आपका। मुश्किल होगा, ठीक है, कहना बड़ा अच्छा लगता है वो मेरा अपना बिजनेस है या मैं दुबई में कंसल्टेंसी की सर्विसेज देता हूँ, बट इट्स नॉट दैट इजी। ठीक है, एफर्ट बहुत ज़्यादा है पीछे, कंसिस्टेंसी है। लेकिन वैसे मैं बताऊँ है 6 मंथ की, रिवार्ड बहुत ज़्यादा है उसके पीछे। ठीक है सर जी ठीक है सर, आपसे फिर कांटेक्ट हो सकता है इस सिलसिले में, तो आपने अपना फोरम यूज करने का बताया ताकि बंदा कोई एग्रीमेंट कर सके। इन चीज़ों में हम जो अपना वेबिनार है उसमें एड्रेस करते हैं। ठीक है, जी जी ठीक है सर। 19 को नेक्स्ट बैच की ओरिएंटेशन है, मैं 26 या 27 अक्टूबर को प्लान करता हूँ। ठीक है, या मे बी ऑन ठीक 2 और 3 नवंबर। ठीक है, ओके ओके क्लास, अल्लाह राइट। हाफिज़।